Good morning, everyone. My voice is clear to all of you. Okay, thank you. So, देखो हिंदी पंजाबी कोई ऐसा है जो इसको पंजाबी ना समझ में आती हो? Everyone? चलो पंजाबी रख दें क्योंकि मैं भी कभी पंजाबी सैशन कितना नहीं आज करते हैं. चलो देखो ना सैशन स्टार्ट कर रहे हैं. ये आज मैं तुहानू पहले दसदा इसका पर्पस क्या है इस सैशन का. उरे आई थिंक जो मैंने इन्फॉर्मेशन है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीटेक दे मैकेनिकल ब्रांच दे एआई रोबोटिक्स दे ते एमटेक दे एआई रोबोटिक्स दे राइट. इस तो इलावा कोई और है? सारे फाइनल ईयर दे हैं. फर्स्ट ईयर भी है. केड़े केड़े फर्स्ट ईयर जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर है. ठीक है. ते फाइनल ईयर कोई भी नहीं है. थर्ड ईयर थर्ड भी नहीं है. सेकंड ईयर ठीक है. चलो फर्स्ट ईयर तो हुणी स्टार्ट होया है. ठीक है. ओके ग्रेट. ते एमटेक दे भी हैं इतने स्टूडेंट्स. कौन कौन एमटेक दे जस्ट रेज योर हैंड. ओके अच्छा एमटेक फर्स्ट ईयर है. एमटेक फर्स्ट ईयर एआई रोबोटिक्स. अच्छा 5 ईयर कोर्स है. ठीक है. तो मतलब फाइनल ईयर दे ही होए फिर यही सर. अच्छा मतलब इन्हें जस्ट कोर्स स्टार्ट किया जस्ट चले. ठीक है. चलो ठीक है. मैं हुण सारा सैशन फिर अकॉर्डिंग रखांगे एज्यूमिंग कि सारे फर्स्ट ईयर तो हैं. देखो हुण तुसीं जिवें इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हो ना यार तो तुहानूं इंजीनियरिंग की समझ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंजीनियरिंग प्रोफैशन है क्या राइट. हुण इंजीनियरिंग प्रोफैशन दे विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफैशन है इंजीनियरिंग. और एक इन्ना इंपॉर्टेंट प्रोफैशन है कि जिस दे थ्रू तुसीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं तुहानूं दे रहा. मैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट दे विच तुसीं इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अगर आप गल करिए मैं बोलना कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है आप कहने कुछ कंट्रीज डेवलप हो चुकी है. बहुत कंट्रीज डेवलप हो चुकी है. यूरोप सारा डेवलप हो चुका है. वेस्टर्न मेजोरिटी डेवलप हो चुके हैं. लेकिन ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान इंडिया या नेपाल या ये जो अपने ईस्टर्न वाला पार्ट है वो इन्ना डेवलप नहीं हुआ. हुण अगर आप कहने कि कोई कंट्री डेवलप्ड है अगर मैं कुछ ही कंट्री के नाम लवां जिवें यूएसए वगैरह हो गया इजराइल वगैरह हो गया या आप चाइना वगैरह की गल करते हैं तो आप कहने कंट्री डेवलप्ड है उत्थे रिसोर्सिस सारे अवेलेबल हैं. जो आप डेवलपमेंट की गल करते हैं जो आप कहने कि कोई कंट्री डेवलप होगी किस बेसिस से डेवलप होगी है तो आप उसके लिए कंसर बोलते हैं. मैं बोला ये यूएसए क्यों इतना ज्यादा डेवलप हो गया या चाइना इतना डेवलप क्यों है तो आप उत्थे एक वर्ड एक लाइन स्टेटमेंट यूज करते हैं कि सर उस कंट्री की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. यूज करते हैं आप कि उसकी सर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है. इजराइल बहुत ज्यादा एडवांस है. चाइना बहुत अच्छा कर रही है टेक्नोलॉजी के अंदर. हुण मैनूं तुसीं ये दसो कि जिहड़ा आप टेक्नोलॉजी वर्ड है ये टेक्नोलॉजी वर्ड आप किस दे कंटेक्सट यूज करते हैं. डॉक्टर्स दे लॉयर्स दे ब्यूरोक्रेट्स दे इंजीनियर्स दे. तो इट मीनस कि अगर कोई कंट्री डेवलप हो रही है या जी हो चुकी है इट मीनस कि उसके जो सारा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो रोल है वो किसका है इंजीनियर्स का है. तो सारा पहला तो तुसी इस चीज को प्राउड फील करना है कि यस मैं इस प्रोफैशन च हाँ मैं एक ऐसे प्रोफैशन च हाँ जिस मैं कंट्रीब्यूट कर सकता. हुण कंट्रीब्यूट किस तरीके नाल तुसी कर सकते हो वो मैं तुहानूं अज सारा दस के जावांगा कि तुसी किस तरीके नाल कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अच्छी गल यह है कि तुसी जस्ट हले फर्स्ट ईयर च हो. हुण फर्स्ट ईयर दे विच आपां नूं अगर बिल्कुल क्लीयर हो जाए ना कि यस मैं अगले 4-5 साल किवें प्रोसीड करने हैं मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. नहीं तो हुंदा क्या है कि 4-5 साल आपां नूं इंजॉयमेंट च निकल जाते हैं और तुहानूं पता भी नहीं चलेगा कि ये 4-5 साल किवें निकल गए. नो डाउट तुहानूं टीचर्स कॉलेज बहुत सपोर्ट करेगा बहुत मेंटर करेगा लेकिन और एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल होएगा. लेकिन जिहड़ा मैं अज तुहानूं दसांगा उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग तरीके की है. हुण किस तरीके नाल तुसीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्या क्या रास्ते हैं वो सारा आप डिस्कस करेंगे. विदाउट कंसीडरिंग मैं ये चीज फैक्ट लेके नहीं चल रहा. मैं तुहानूं ये पूछूंगा नहीं कि तुसीं ये ब्रांच क्यों ज्वाइन करी या तुसीं इंजीनियरिंग प्रोफैशन च क्यों आए. मैं वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा. मैं जूम करके चल रहा है जिस भी रीजन तो तुसीं बीटेक कर रहे हो जिस भी रीजन तो तुसीं एआई एमएल कोर्स कर सॉरी एआई अपना रोबोटिक्स कोर्स कर रहे हो मैकेनिकल कोर्स कर रहे हो जो भी रीजन है हुण तुसीं जिस रीजन तो भी उरे ज्वाइन कर लिया है या तुसीं ये कर लिया ज्वाइन हुण आपां नूं इस तो बाद इसका फायदा किवें चकना है आपने इसका बेनिफिट किवें लेना है आपां उसके बारे अज डिस्कस करेंगे. हुण जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि टेक्नोलॉजी के बेसिस के उपर ही ये कंट्री डेवलप हो सकती है या कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डेवलप हो सकती है तो उसके इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जिसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हो. हुण टेक्नोलॉजी जिहड़ा वर्ड है इस बहुत सारी डोमेन्स आ जाती हैं जिन्हां चों एआई रोबोटिक्स एक डोमेन है मैकेनिकल एक डोमेन है सिविल एक डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स एक डोमेन है इलेक्ट्रिकल एक डोमेन है कंप्यूटर साइंस एक डोमेन है. और ये जिहड़े डोमेन्स है ये ब्रॉडर टर्म्स हैं. एआई रोबोटिक्स नो डाउट एक स्पेशलाइजेशन है
लेकिन मैकेनिकल एक ब्रॉडर टर्म है, इलैक्ट्रिकल एक ब्रॉडर टर्म है। हुण आपां ने किस तरीके नाल अगे जा सकते हैं उस दे बारे आपां डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल की अगर आपां गल करिए तो मैकेनिकल दे बाद दे इस तो बाद दे जिहड़े कंट्रीब्यूशनस हैं, देखो अज दा जिहड़ा सिनारियो है ना इंडस्ट्रीज दा थोड़ा डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया इंडस्ट्रीज दा सिनारियो। इंडस्ट्रीज की पहला जिहड़ी रिक्वायरमेंट हुंदी सी उन्हां नूं कोर बच्चे चाहिए सीगे, कोर स्टूडेंट चाहिए सीगे, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक सिविल, बीटेक इलैक्ट्रिकल, बीटेक इलैक्ट्रॉनिक्स। वो उन्नी देर तक चाहिए होंगे सीगे जिथे उन्होंने सिर्फ उन्होंने एक दस दिया भी आ काम करना है यार, वो डेली बेस पे वही काम कर रहे हैं। समान तुहानूं मिल रहा है, अलग अलग समान तुहानूं मिल रहा है, तुसीं उसनूं सिर्फ असेंबल करना है, जिससे ज्यादा कोई ज्यादा लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं होंदी सी, ज्यादा नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होंदी सीगी। लेकिन हुण अगर सपोज मैं क्यों ये टर्म बार बार बोलूंगा डेवलपमेंट दी या टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि जब तक आप चीजों को इत्थे नहीं बनाएंगे ना यार, जब तक अपनी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज से नहीं हटेगी उन्नी देर तक आप हमेशा डेवलपिंग वाली स्टेज ही रहेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रिलेशन ना जीडीपी नाल हुंदा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर तुम जीडीपी नहीं टर्म समझते हो, जीडीपी का बड़ा सिंपल सा मतलब ये यार लेमैन लैंग्वेज के अंदर कि तुम जस्ट हाले प्लस 2 पास किया, प्लस 1 प्लस 2 नॉन मेडिकल की है। जीडीपी का सिंपल मतलब ये होंगे कि तुसी कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुसी कितना इंपोर्ट कर रहे हो, बड़ा उसके नाल रिलेशन है। एक्सपोर्ट का मतलब है तुसी बेचना, इंपोर्ट का मतलब है तुसी खरीद रहे हो। हुण मान लो तुहाडे पेरेंट्स बहुत ज्यादा तुहाडे चों कुछ ऐसे होंगे जिहड़े बिजनेस करते होंगे या तुहाडे सेल्समैन होंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे। हुण जदों कोई चीज आपां प्रॉफिट च चाही आपां जाएंगे जदों अपनी सेल है ज्यादा होएगी एज कंपेयर टू अपनी परचेज तो ताही अपने को प्रॉफिट मिलेगा। हुण ये चीज कंट्री लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है कि अगर जिन्ना ज्यादा तुसी एक्सपोर्ट करोगे, जिन्ना घट तुसी डिपेंडेंसी रखोगे अदर्स के ऊपर, नो डाउट ये खत्म नहीं हो सकता, कदे भी इंपोर्ट खत्म ही नहीं हो सकता है। हुण क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ऐसी हैं जेडे हर कंट्री दे विच जेडी नैचुरल रिसोर्सिस है ना, जेडे नैचुरल रिसोर्सिस वो हर कंट्री दे विच अलग अलग तरीके ते हैं। हुण जिवें सपोज एग्जांपल साउथ अफ्रीका या जेडे अफ्रीकन कंट्री उत्थे सोना बहुत ज्यादा है, गोल्ड बहुत ज्यादा उत्थे, इंडिया दे विच उन्ना नहीं है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग है। अगर हुण इंडिया दे विच अगर उसकी रिक्वायरमेंट वध रही है, इंडिया दे विच उन्ना डेवलप नहीं हो रहा, नहीं निकल रहा, तो क्या करेंगे, आपां नूं इंपोर्ट ही करना पैना है। सिंपल है, वेरी सिंपल है। हुण ये चीज हर चीज नाल एप्लीकेबल है। अगर उरे अपने को इन्ना ज्यादा क्रूड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने परचेज करना पड़ेगा, आपको रशिया तो परचेज करना पड़ेगा या यूएसए तो परचेज करना पड़ेगा, कितने कितने तो परचेज करना पड़ेगा। इसी हिसाब नाल इंडिया भी कुछ चीज़ों च रिच हो सकता है, जिवें अपनी ये जेड़ा तुहाडा ये क्या कहते इसमें पैडी वगैरह होंगी है या जो दूसरा सीजन होंगे ये बहुत ज्यादा अपना जो है आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बहुत सारी कंट्रीज की जी डिपेंडेंसी है वो इंडिया के उपर भी होएगी। तो इस करके अज जी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की बड़ा क्लीयरली ऑर्डर है गवर्नमेंट वालों कि चीज़ों यार इत्थे ही बनाओ, बाकी कंट्रीज के उपर डिपेंडेंसी जिन्ना तुसीं घट कर सको उन्ना ज्यादा तुहानूं फायदा होएगा फ्यूचर दे विच। क्योंकि जो जीडीपी टर्म है ना, देखो कितना तुहाडे कोल प्रॉफिट अल्टीमेटली बचिया, कितना पैसा तो किसी भी कंट्री को अल्टीमेटली बचिया, उस पैसे का करेगी क्या गवर्नमेंट? सोच के देखो, सोच के देखो क्या करेगी गवर्नमेंट उसका? ऑब्वियसली यार तुहाडे उपर ही लगाएगी, ऑब्वियसली उस कंट्री की डेवलपमेंट के उपर ही लगाएगी। तो जिन्ना तुहाडे कोल पैसा ज्यादा आएगा उसी के बेसिस के उपर सारा सिस्टम चलेगा। हुण अज तो अगर तुसीं 20 25 30 साल पीछे चले जाओ ना, इज द डिफेंस सेक्टर की टोटली डिपेंडेंसी, डिफेंस इक्विपमेंट्स की टोटली डिपेंडेंसी अपनी अदर कंट्रीज के ऊपर सी, खास करके यूएसए के ऊपर। लेकिन अज वो सिस्टम नहीं है। अज यूएसए क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद उरे चीजें बनानी स्टार्ट कर दी हैं, डीआरडीओ वगैरह, आईएसओ वगैरह, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वगैरह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वगैरह, दे आर डूइंग वेरी गुड। हुण अगर आप फाइटर जेट्स वगैरह की गल करिए या टैंक्स वगैरह की गल करिए या अपने राइफल्स वगैरह की गल करिए या सेफ्टी इक्विपमेंट्स की गल करो तुसी सोल्जर्स वगैरह की, सारी डिपेंडेंसी अपनी फॉरन के उपर सीगी, लेकिन हुण चीज़ां नहीं है वो। लेकिन एक चीज़ ये भी जरूर है कि जिहड़ी इस कंट्री के बहुत बड़ी ट्रबल ये रही है कि जिस हिसाब नाल उरे पॉपुलेशन रही ना, उस हिसाब नाल उस पेस ते ग्रोथ नहीं मिलिया। ये बहुत बड़ा इशू रहा इस कंट्री के अंदर। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज जेडी अपने तो बाद जिसमें इंडिपेंडेंस मिली और बहुत अच्छा डेवलप हो गई, बहुत सारी एग्जांपल है। सिंगापुर एक बहुत बड़ी सिंपल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सिंगापुर। और सिंगापुर एक ऐसी कंट्री जिसदे विच उस देश दे अपने लोग है ही नहीं है। जिवें अपना तो बहुत बड़ा एक पुराना कल्चर है, पुराना एक अपना एक बैकग्राउंड है, एक अपना भी इंडिया के लोग इंडिया के विच ही रह रहे हैं, लेकिन सिंगापुर जैसी कंट्री के कोई है ही नहीं। यूए अपना यूएई वगैरह तो कुछ है ही नहीं है। सारे अलग अलग कंट्रीज तो आके लोग उधर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज के उपर रखे कि यार इसमें अपने इस सिस्टम को बनाना और एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसदे विच खास करके
खास करके धर्म वाली जी चीज़ें उसमें एक साइड से रख के डेवलपमेंट की गल हुई है। लेकिन उरे बस ये होया है, प्रॉब्लम ये आ रही है इस टाइम पे कि आप जिस पेस के उपर आपको डेवलप होना चाहिए सी आप हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यस, चलो स्लो एंड स्टडी चल रहा है पर चल रहे हैं। जिवें एग्जांपल मैं तुहानूं दसदा, तुसीं तेजस सुनिए, तेजस अपना एक जिहड़ा फाइटर जेट है, कौन बनाता है? हाँ, डीआरडीओ नहीं बना रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहे। नो डाउट डीआरडीओ ने स्टार्ट करा सीगा इसके ऊपर काम, डीआरडीओ ने स्टार्ट करा सी, लेकिन एचएएल बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है। तो हुण एचएएल क्या वो सिर्फ हुण इंडिया ही तेजस प्रोवाइड कर रहे? नहीं, हुण अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सोचो कोई टाइम सीगा जिथे अपनी डिपेंडेंसी सीगी बाकियों के उपर, अज आप उस स्टेज पे आ गए जिथे आपां एक्सपोर्ट करने दे विच आ गए। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। एग्जांपल दूसरी, आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर दिया आईएसआरओ? क्या कर दिया आईएसआरओ? स्पेस दे सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए ना सैटेलाइट्स। हुण मैनूं दसो कि क्या आईएसआरओ कल्ले इंडिया दे सैटेलाइट लॉन्च कर रही है? नासा दे सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, नासा दे। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर सपोज उन्होंने नासा अगर कोई काम करने का खर्चा $1500 पै रहा सीगा तो इंडिया उसको $500 करके दे रहा है, लेकिन $500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ कमा रहे हैं। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ उस स्टेज तक आना पैना है, उन्ना सोचना पैना है चीज़ों ਨੂੰ कि यस मैं हूं किवें कंट्रीब्यूट कर सकदा, मैं किवें कर सकदा चीज़ां। ऑप्शंस ह्यूज हैं, ऑप्शंस ह्यूज हैं, बहुत ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैगी है जिस डोमेन 'ਚ ਤੁਸੀਂ जा सकते हो। बस सिर्फ फर्क यह है कि अज जिहड़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की नहीं है। अज जिहड़ी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की वो स्पैशलाइज्ड लोगों की है, स्पैशलाइज्ड बच्चों की है, स्पैशलाइज्ड कैंडीडेट्स की है, क्योंकि अज आपां नूं जिहड़ी चीज़ां हैं इत्थे ही बनानी है कंट्रीज के अंदर। एक और एग्जांपल दिंदा, तुसीं कोविड तो जस्ट पहला ना एक ऑटोमोबाइल सैक्टर के अंदर ना बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड वध गया सीगा। चाहे आप 2 व्हीलर की गल करिए, 4 व्हीलर की गल करिए, तुसीं थोड़ा सा जाके देखियो, अपना गूगल वगैरह करके देखियो। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम आई सी। क्या प्रॉब्लम आई सी कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा वध गया सीगा। वेटिंग पीरियड मतलब कि अगर सपोज तुसीं कोई कार लेनी है, कोई मोटरसाइकिल लेना है, तो तुहानूं 2 महीने बाद मिल रहा है, 3 महीने बाद मिल रहा है या 6 महीने बाद मिल रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या सीगा है, किसी को आइडिया याद? ऑल्दो मैं मान रहा कि तुसीं उस टाइम पे शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੇ या मे बी 6th स्टैंडर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। उसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन सीगा या मेन जो रीजन सीगा वो शॉर्टेज ऑफ चिप सीगा, शॉर्टेज ऑफ माइक्रो प्रोसैसर, सैमीकंडक्टर। चिप समझते हो ना, तुसीं सारे CPU यूज करते हो, कंप्यूटर अपना जो अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह यूज करते हो, लैपटॉप के अंदर एक प्रोसैसर होंदा है, प्रोसैसर के विच एक चिप पैंदी है ना, उसकी शॉर्टेज। हुण क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि हुण हर चीज ऑटोमेट हो रही है, कोई भी चीज की गल करें उसदे विच ऑटोमेशन आ रही है, तो उसदे विच माइक्रो प्रोसैसर का बहुत बड़ा रोल है। अज अगर तुसीं सपोज अगर पिछले 4-5 साल के अंदर अगर तुसीं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लिया, हर किसी दे विच माइक्रो प्रोसैसर आ रहा है, क्योंकि जो फ्यूल का जो इंजैक्शन है, फ्यूल का जो कंट्रोल है वो हुण उसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो प्रोसैसर के थ्रू हो रहा है। तो इट मीनस कि वो आया। हुण उस टाइम पे गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी सी, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी सी, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी सी कि वी वांट टू बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप इंडस्ट्री। असी चिप इंडस्ट्री का सारे नाल बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड दे विच। इंडिया की रिक्वायरमेंट नहीं, इंडिया की तो रिक्वायरमेंट एक है ही है पूरे वर्ल्ड दे विच। इट मीनस कि इसका डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस दे नाल है कि बेचना है। एक तो अपने अपनी नीड पूरी करनी है, दूसरे नंबर पे उसको फिर अपने सेल भी करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कल्ली इंडिया की नहीं सीगी, एक प्रॉब्लम जी वर्ल्ड लैवल पर प्रॉब्लम सीगी, वर्ल्ड लैवल पर प्रॉब्लम सीगी। तो हुण उसके लिए क्या होया, हुण जिहड़ी चिप इंडस्ट्री है, चिप इंडस्ट्री दे विच नो डाउट इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का रोल है, नो डाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का रोल है, नो डाउट उसके अंदर इलैक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल है, लेकिन उसके विच स्पैशलाइज्ड बच्चों की रिक्वायरमेंट हुंदी है। और वो जिहड़ी स्पैशलाइजेशन है, मैं बोल रहा वो स्पैशलाइजेशन हुंदी है VLSI के अंदर, स्पैशलाइजेशन हुंदी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्पैशलाइजेशन हुंदी है इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, स्पैशलाइजेशन हुंदी है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर। तुहाडे लिए कुछ वर्ड है तुसीं शायद सुने होंगे कितने ना कितने प्लस 2 की फिजिक्स के अंदर। तो हुण जिहड़ा बच्चा इस चीज़ का स्पैशलाइज है ना, वही उस इंडस्ट्री च काम कर सकता है जिथे चिप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और प्रॉब्लम पता ही क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बोल तो दिया 18-19 के बोल तो दिया गवर्नमेंट ने कि असं ये करना है ऐसा, लेकिन अज 7 साल हो गए उस चीज में, 7-8 साल हो गए हैं, हाले तक इंडिया के अंदर एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगे चिप का, एक भी प्लांट नहीं लगे। मेजोरिटी यूरोप के काम कर रहे हैं, मेजोरिटी यूरोप के काम हो रहा है।
इंडिया च नो डाउट चिप के ऊपर काम हो रहा है, VLSI च काम हो रहा है, प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है VLSI डोमेन के अंदर, रोबोटिक्स डोमेन के अंदर AI दे बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट्स हैं। लेकिन चिप्स ਨੂੰ लेके ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ लेके सिर्फ उरे या तो डिजाइनिंग हो रही है या टेस्टिंग हो रहा है, दैट्स इट। मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है इंडिया के अंदर, और शोर जिन्ना मर्जी मचाई जाइए ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ट्रबल्स कितने हैं? ट्रबल सिस्टम च तो ट्रबल एक अलग चीज है, लेकिन ट्रबल पता कितने है कि जब मैं चीज बोलती ना, अगर सपोज उरे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे होंगे तो उन्होंने दिमाग से ये चीज क्लिक ही नहीं कर रही है कि यार अच्छा ऐसा कुछ है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। अपॉर्चुनिटी सारे लिए ओपन है, सारे लिए ओपन है। रोबोटिक्स की गल करिए, रोबोटिक इंडस्ट्री के अंदर तुसी एक जो सारा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है रोबोटिक्स का? रोबोटिक्स जेडे प्रोडक्ट्स हैं, रोबो आर्म्स वगैरह बनाने खास करके केड़ा है? कुका, कुका है कोड़ा है? सर्च कर लो गूगल पे यार, तुसी रोबोटिक्स कर रहे हो मेजोरिटी, लेकिन तुहानू ये नहीं पता सारा जो रोबोटिक्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इसके अंदर कौन है। और यूएसए की कंपनी है शायद, यूएसए और यूरोप, मैंने याद नहीं है इसका। तो हम कहने का मतलब ये है कि जब तक तुहानू ये चीज फील नहीं ना होएगी, अंदरों होएगा नहीं, प्राउड नहीं होएगा कि यार मैं करना है कुछ, लेकिन किवें करना बाद की गल है। जब तक तुहानू ये रियलाइज नहीं होएगा कि यस ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरा बीटेक या एमटेक करने का पर्पस कल्ला जॉब लेना नहीं है, कल्ला 10 15 20 लाख की सैलरी लेना नहीं है, कल्ला कल कोई बिजनेस सेटअप करना नहीं है। मैं कुछ ऐसा काम करना है जिस दिन मेरा नाम भी होए और मैं कंट्रीब्यूट भी कर सका। हुण एक चीज आ ही नहीं रही हैगी है इंडियंस के अंदर कि जिस दे विच उसनू लगे कि यार मैं कंट्री लिए कुछ करना है। लेकिन एक चीज भी रीजन टू रीजन वेरी करती है। सी दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेड़ा साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योरपीडिया, मेरे को पैन इंडिया तो कॉल्स आंदी अलग अलग चीजों को लेके, बिकॉज वी डील इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। हुण मैं एग्जांपल लेना इस दे विच लेके ISRO इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तुसी सुनिया नाम ऑर्गेनाइजेशन का, उस दे विच मेजॉरिटी पीपल केड़ी स्टेट तो हैं, केड़े साइड तो इंडिया दे? हाँ, साउथ तो है। क्यों नहीं है यार पंजाब तो, क्यों नहीं है हिमाचल तो, क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर तो, क्यों नहीं है हरियाणा तो? मैंने कोई लॉजिक कोई रीजन दस सकता इसका, या साउथ दे पीपल क्यों है? कोई है रीजन? सोच के दसो माड़ा जा, क्यों साउथ इंडियन यार? इंडिया के अंदर सारा ज्यादा जेडे PhD होल्डर्स हैं किस स्टेट तो हैं? नहीं, वेस्ट बंगाल। पंजाब क्यों नहीं? समझ आ रही गल? मैं तुहानू लिंक बना रहा था खास करके तुहानू जब तक तुहानू पता लगे एक्चुअली चीजें कितने एग्जिस्ट करती हैं। क्यों साउथ इंडियन? मैं तो नहीं किसा, मेरे खुद 4-5 ऐसे बच्चों नाल गल हुई सीगी। ISRO का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो क्या है, वो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, उस तो बाद रिटर्न लेंगे, सॉरी पहला अपना टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, उस तो बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके विच जो जॉब होंदा है वो साइंटिस्ट का जॉब होंदा है। साइंटिस्ट प्रोफाइल का बच्चा बीटेक, तुसी सारे दे सारे उत्थे एज ए साइंटिस्ट C दी पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हो, वो अपना टेस्ट लंदा है। हुण 2020 तक क्या सीगा, ISRO अपना टेस्ट लंदा सीगा, अपना टेस्ट लंदा सीगा, उस तो बाद इंटरव्यू होया ते उस तो बाद उसदी सिलेक्शन हुंदी सीगी। हुण 20 तो लेके 23 तक उसने कोई रिक्रूटमेंट नहीं करया। 23 दे विच रिक्रूटमेंट ओपन होया, 23 दे विच रिक्रूटमेंट ओपन होया ते उसने क्या करया, एज लिमिट घटा दिया, 35 तो 28 कर दिया। और ISRO इंडिया दे विच जिन्ना कि मैं कॉन्टैक्ट है, सिर्फ यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखी है जिथे कैटेगरी वाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जॉब्स का, कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, टैलेंट के बेस के ऊपर सिलेक्शन है। रिटर्न होया 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ 28 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਬਾ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ? ਸਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰਹੇਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? मान लो तुम बिजनेस कम्युनिटी नाल डील करते हो तो ऑब्वियसली तुहाडा एक बच्चे का जिस तरीके की डेवलपमेंट होंदी है उसका एक रहिंदा उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर। सिविल सर्वेंट्स जिहड़े हुंदे हैं उन्हां दे बच्चे क्यों सिविल सर्विसेज वाल एस्पायर हुंदे हैं? क्योंकि वो कल्चर देखते हैं, वो माहौल देखते हैं वैसा। लेकिन अपने ऐसा सिस्टम चल ही नहीं रहा, और जो चल रहा सीगा रुक गया टोटली। जब सारा यूथ बाहर जाना स्टार्ट हो गया, हुण तुहाडे लई कौन है रोल मॉडल्स? मैनूं दसो। तुसी इंडिया पंजाब के अंदर जो IAS ऑफिसर्स आने हैं सारे अदर स्टेट्स तो आ रहे हैं मेजोरिटी।
मैं इसलिए कोई नहीं, जेड़ा टैलेंट करे, जेड़ा करेगा, क्वालीफाई करेगा, लग जाएगा। मैं डोंट टेक इट अदरवाइज या रेसिज्म वगैरह उस पॉइंट को लेके मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट एक पंजाब के हिसाब नाल गल कर रहा हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल? तो वाई साउथ इंडियन इन द ISRO? बिकॉज इको सिस्टम उत्थे चल गया और मनु बच्चों के कॉल आए, सर डू समथिंग फॉर अस, डू समथिंग फॉर अस, वी आर वेटिंग फॉर दिस जॉब, वी आर वेटिंग फॉर दिस जॉब। Now, why you want to serve for ISRO? So we want to do something for the country. तब पर लेकिन आपने बच्चों को सुने ही नहीं आज तक कदे चीज़ां। पिछले 15 साल हो गए मैंने चीज़ां कर दे। हर मतलब मेजॉरिटी लोग आज के टाइम से खास करके पिछले 4-5 साल के अंदर ना आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ अपने तक मतलब है कि बस मेरा हो जाए, अच्छा बस मेरा हो जाए, मनु जॉब लग जाए, मनु काम ना करना पे या मनु ये ना हो, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। सिविल के मेजोरिटी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, इलैक्ट्रिकल के बहुत बच्चा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता। जब मैं पूछते हैं क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, सर जॉब सिक्योरिटी है। किस चीज तो सिक्योरिटी चाहते हो यार? इस चीज तो सिक्योरिटी की अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैंने कोई कड्डेगा नहीं, क्या इस चीज तो सिक्योरिटी? समझ आ नहीं आ रही कि नहीं आ रही गल? तो इस करके देयर आर मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल जिस तुसी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हुण आपां डिस्कस करते हैं तुसी कंट्रीब्यूट कर किवें सकते हो। देखो कंट्रीब्यूशन जिवें मैं तुहानूं कहा है कि अज इंडस्ट्रीज की जिहड़ी नीड है वो हैगी स्पैशलाइज्ड लोग, बच्चों की स्पैशलाइज्ड लोग चाहिए इंडस्ट्रीज नूं। इस टाइम ते इंडस्ट्री नूं स्पैशलाइज्ड लोग चाहिए, इंडस्ट्री नूं स्पैशलाइज्ड लोग चाहिए थर्मल दे, फ्लूइड दे, रोबोटिक्स दे, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे, डाटा साइंस दे, ई व्हीकल्स दे, ई वेस्ट मैनेजमेंट दे, मटीरियल साइंस दे, जियो इंफॉर्मेटिक्स दे, एरोस्पेस दे, एनवायरमेंट दे, रॉक इंजीनियरिंग दे, ओशियन टेक्नोलॉजी दे। ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मैं तुहानूं बोली है और मैं वही स्पेशलाइजेशन हाले कुछ एक बोली है, 10% बोली है जिथे तुसी सारे जा सकते हो, जिथे तुसी सारे जा सकते हो। और जब तुसी उत्थे जांदे हो हुण तुसी बोलो सर स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन ओशियन टेक्नोलॉजी, इसका क्या फायदा होएगा? सर मास्टर्स इन रॉक इंजीनियरिंग ये करके मैं क्या कर लांगा? मैं सर मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज होंगी है? हुण जब तक आपको इस चीज के बारे पता ही नहीं होएगा यार आपको मोटिवेशन आएगी भी किवें कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर डोमेन च जाना है। अच्छा मैं हूं कुछ टर्म्स बोलती है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, दिमाग च क्लिक कर गया किसी ना किसी ने, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होंगी है, घर जाएगा गूगल करेगा, जेड़ा इंस्टा वगैरह की दुनिया तो बाहर निकल जाएगा, बच जाओगे तुसीं। घर जाके गूगल करोगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज होंगी है, क्या फ्यूचर है, क्या करियर है इसके अंदर। IIT कानपुर ने एक मास्टर्स का कोर्स स्टार्ट कराया ड्रोन टेक्नोलॉजी का, पिछले साल स्टार्ट किया है मास्टर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। कुछ सोच के देखो माड़ा जा कि जिन्ने भी मैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बोले हैं ना ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स दे विच ही मिलेंगे तुहानूं। एंड किहड़े टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया दे टेक्नोलॉजी च? IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs। हुण मैं दसो IITs का पर्पस क्या है, एम्स का पर्पस क्या है, IIMs का पर्पस क्या है? ये तीन बहुत बड़े पिलर हैं इस कंट्री दे और इस तीनों पिलर के बेस पे कंट्री चल रही है क्योंकि ये जेड़े प्रोडक्ट बाहर मार्केट च भेज रहे हैं ना वही चेंज ले आ रहे हैं, उन्हें करके ही ये सिस्टम चल रहा है। तुसी चाहे इस गल को एक्सेप्ट करो या ना करो। एम्स तो निकले हुए डॉक्टर, तुसी जब किसी भी डॉक्टर दो कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन को जाते हो तुसी देखते हो ना ये कित्थे तो है बंदा, इसने मास्टर्स कित्थे तो करी है, MS वगैरह कित्थे तो करी है या इसने MBBS वगैरह कित्थे तो है। और जो उत्थे एम्स लिखे होंगे तो तुहाडा सारे जेडे डाउट्स होंगे दिमाग तो एक साइड पे हो जाने हैं ना कि एम्स तो है बच्चा बंदा पढ़िया होया और इसने इन्नी प्रैक्टिस करी है ये अच्छा होएगा, तुसी अज्यूम कर लेंदे हो। हुंदा कि नहीं हुंदा है? बिल्कुल हुंदा है। IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM तो निकले हुए बच्चे कितनी बड़ी बड़ी MNCs नु लीड कर रहे हैं यार, कितनी बड़ी बड़ी MNCs नु लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। IITs तो निकले हुए बच्चे कितने बड़े बड़े स्टार्टअप लगा चुके हैं, कितने बड़े बड़े स्टार्टअप लगाए हुए हैं, लगाए हो नहीं लगाए हुए हैं, मैं जूम करके चल रहा था नहीं पता। लेकिन ये तीन ऐसे पिलर हैं इस कंट्री दे जिसका सारा ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन तीन पिलर का जो पर्पस है वो इंप्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं है, वो इंप्लॉयर्स जनरेट करना है। समझ आती है डिफरेंस इंप्लॉयमेंट और इंप्लॉयर्स का? इंप्लॉयमेंट मतलब जॉब
कि मैं IIT च MTech करने लिए गया या BTech करने लिए गया, मैं उत्थे जॉब करूंगा, उस तो बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। नहीं, मैं IIT च BTech किया, मास्टर्स किया, उस तो बाद मैं कुछ बिजनेस क्रिएट करूंगा, मैं इंप्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। एम्स के डॉक्टर, एम्स तो बने हुए डॉक्टर जॉब नहीं सर्च करते हैं, वो अपना हॉस्पिटल ओपन करते हैं। IIMs तो निकले हुए बच्चे वो कितने किसी बड़ी कंट्री नो डाउट कंट्रीब्यूशन करते हैं, और हर तरह के लोग हैं, हर तरह के बच्चे, हर किसी का अपना अपना नीड्स होंगी, अपने अपने रिक्वायरमेंट होंगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हुण मैं जिन्नी दी चीजें बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारी दी सारी चीजें सारे दे दिमाग च हिट करे, नहीं, किसी के दिमाग च कुछ हिट करेगी, किसी ने कुछ हिट करेगी, किसी ने कुछ हिट करेगी, लेकिन मेरा पर्पस है वो सारी चीजों के बारे डिस्कस करना, सो दैट कि जिसदा ट्यूनिंग मैच हो जाए, जिसदी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, एटलीस्ट वो तो उस डोमेन च सोचना स्टार्ट करे। आ रही कि मेरी गल समझ चाहिए, राइट? तो इस करके थोड़ा जा तुसी हुण अगले 4-5 साल क्या करना है, ठीक है, तुसी बीटेक एमटेक करो, मौज मस्ती करो, ये बहुत बेस्ट फेज रहेगा तुहाडी लाइफ का, लेकिन इस तो बाद भी एक फेज आ सकता है तुहाडी लाइफ का, जदों तुसी बैचलर तो बाद मास्टर्स ਲਈ जाओगे या PhD ਲਈ जाओगे, और अगर तुसी जाओगे वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर, यू कैन गो इनटू द MIT, यू कैन गो इनटू द स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, तुम जा सकते हो सारे दे सारे। और तुहाडे कॉलेज हुई आज तो 2 साल पहला जब मैं इंटरेक्शन लिए आया सी, एवं एक लड़की सी उत्थे बैठी सी बेअंत कौर, ਉਹਦਾ ਹੁਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैं बहुत पैसा कमाना है, जिन्होंने लगता है मैं पूरी दुनिया घूमनी है और ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे लिए, जिन्होंने लगता है। तो 4-5 चीज़ें मैं तुहानूं दसूंगा अज जिसका तुसीं ध्यान रखना है अगले 4-5 साल के अंदर। सारे नाल पहला एक अपना जिहड़ा बीटेक का CGPA है इनू मेनटेन करके रखना, बीटेक के CGPA नू मेनटेन करके रखना, ट्राई करना 7.5+, अदरवाइज 8+ होएगा तो बेस्ट है, और उस तो 8+ जिन्ना ज्यादा हो सके उतना बेस्ट रहेगा, वो तुहाडे उपर है सारा, जिन्ना तुसीं एफर्ट मार पाओगे। और मैं तुहानूं एक चीज और दस रहा, बीटेक जिहड़ी CGPA लेना कोई औखा काम नहीं है यार, बहुत सौखा है, बहुत ही ज्यादा सौखा है, और जिहड़ा इस चीज को समझेगा बाय द टाइम वो बहुत आसानी नाल कर लेगा, और तुहाडे कोल इन्ना सफिशिएंट टाइम बचेगा ना जिससे तुसीं होर बहुत कुछ कर पाओगे। पहला आ गया बीटेक CGPA, दूसरे नंबर ते आ गया ਤੁਹਾਡਾ बीटेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, बीटेक ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ बीटेक CGPA, दूसरे नंबर ਤੇ बीटेक ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। बीटेक ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ बीटेक ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मैं मौका मिले आज तो 2-3 साल बाद जब तुम 4th ईयर फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर होंगे दोबारा तो इंटरैक्ट करन दा, फिर मैं तुहानूं लिंक बना के दसूंगा एक क्यों सीगी। अज अगर फाइनल ईयर की इंटरैक्शन होंदी, मैं अलग तरीके की इंटरैक्शन होंदी मेरी, या फाइनल प्री फाइनल के बैठन मैं अलग तरीके नाल बोलदा, लेकिन क्योंकि तुसीं फर्स्ट ईयर हो मैं उस तरीके नाल बोल रहा। दूसरे नंबर से तुहाडा क्या आ गया, बीटेक के प्रोजेक्ट तुसीं करोगे, बहुत सीरियसली करने हैं। तीसरे नंबर से आ जाएगा तुहाडा इंटर्नशिप, तुहाडी कॉलेज इंटर्नशिप होंदी है 6 मंथ्स की तो होंदी है, मैंने नहीं पता 6 वीक वाली होंदी है कि नहीं होंदी है। तो 6 वीक की इंटर्नशिप, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप बहुत अच्छे तरीके नाल करना है, सीरियसली करना है। चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना इंटरस्ट नू आइडेंटिफाई करना, ये सारा बड़ा चैलेंज है, ये सारा बड़ा चैलेंज है। बच्चे बीटेक कर लेंगे कंप्लीट, उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेरा इंटरस्ट है किस डोमेन च है। इंटरस्ट मतलब कि मैं ये आइडेंटिफाई करना कि मैनू मास्टर्स करनी चाहिए है, या मैनू PhD लिए जाना चाहिए है, या मैनू गवर्नमेंट जॉब वाल ट्राई करना चाहिए है, या मैनू पब्लिक सैक्टर वाल जाना चाहिए है, मैनू किस डोमेन च जाना चाहिए है, वो आइडेंटिफाई करना। हुण उसदे लई क्या कुछ करना पेगा, ध्यान च सुनना, तुहानूं करना क्या क्या पेगा, तुहानूं क्या क्या करना है। एक तो सीरीयस रहना, खास करके एटलीस्ट जो स्टडीज कर रहे हो, अगर दिन दे विच 24 घंटे 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे कॉलेज,
अगर तुम दिन के 3 घंटे पढ़ रहे हो ना यार, उस 3 घंटे डट के तसल्ली नाल पढ़ना, क्योंकि अदरवाइज तुम पता ही नहीं लगेगा यार। और दूसरा चीज, अगर मैं 3 घंटे बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि तुम सारे के सारे सब्जेक्ट को सीरियसली या बड़े इंटरेस्ट नाल पढ़ोगे। उरे तुम थोड़ा जिहा इंटरेस्ट मिलना पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि जब तुम ये पता लगेगा कि यस यार मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत अच्छा है, मेरा तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, मैं थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने बड़ा मजा आता है, मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बढ़िया है, मेरा रोबोटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है मैं बहुत अच्छे तरीके मैं करके मजा आता है, मैं पढ़ी जावा जिन्ना मर्जी रोबोटिक्स लेके या थर्मोडायनेमिक्स लेके या फ्लूइड लेके या स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल लेके या डिजाइन लेके या प्रोडक्शन लेके, ये इंटरेस्ट तुहानू उत्थे तो पता लगेगा जब तुहानू कोई सब्जेक्ट नू पढ़न च मजा आ रहा होएगा, तुहानू उत्थे तो इंटरेस्ट पता लग जाएगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस डोमेन च है। फिर उसके अकॉर्डिंगली अगे आइडेंटिफाई करनी है चीज़ां, मैं सारा कुछ दस सकदा लेकिन हरे दसन का मैंने कोई फायदा नहीं होएगा। उसके अकॉर्डिंगली तुसीं आइडेंटिफाई करनी है कि मेरा अगर थर्मल च इंटरेस्ट पै रहा है या मेरा अगर इंटरेस्ट मैथमेटिक्स च पै रहा है तो मेरे लिए अगे क्या क्या रास्ते हैं। सर मैनू पढ़ाई च बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं कॉलेज के फेस्ट वगैरह होंगे हैं ना, मैनू सर ऑर्गेनाइज करवा के बड़ा मजा आता है, मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता सर, मैं टीम लीड करना चाहता, मैं फेस्ट नू मैनेज करना चाहता, तो इट मीनस कि तुहाडे स्किल अकॉर्डिंगली है। ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाला पर्सन जिहड़ा हुंदा है ना, तुहाडे टीचर या तुहाडे जिहड़े जिस नाल तुसीं बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट, तुहाडे पेरेंट्स अगर तुहानू बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो तुहानू बिल्कुल क्लीयरली दस देंगे कि ये तेरा यार तेरी स्ट्रेंथ इस चीज दे विच है, तुहानू इत्थे एफर्ट मारना चाहिए। लेकिन खुद में आइडेंटिफाई करना करने का तरीका यही है। हुण मैं एग्जांपल ले रहा, तुहाडे तो कुछ क्रिकेट खेलते हैं, तुहाडे जो कोई क्रिकेट खेलते हैं, हाँ या ना तो बोल दो यस। कुछ बैडमिंटन खेलते होंगे, कुछ हॉकी खेलते होंगे, कुछ वॉलीबॉल खेलते होंगे, कुछ टेबल टेनिस खेलते होंगे, कुछ स्विमिंग करते होंगे। क्या मैं तुहानू सारों ने एक क्वेश्चन पूछ रहा कि जिहड़ी तुहाडी लाइकिंग ऑफ स्पोर्ट है, क्या तुसीं लाइफ च कल्ली वही स्पोर्ट खेली है? लेकिन लाइकिंग तो एक ही बन गई ना, एक या दो बन गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल? हुण तुसीं जदों बीटेक एमटेक करोगे, तुसीं सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़ोगे, तुसीं बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन इंटरेस्ट दो चार चीजों से बनेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल? ये मैं तुहानू फर्स्ट ईयर की ऐसी स्टेज से ये चीज कह रहे हैं जेड़ा टिल दी एंड ऑफ द बीटेक एमटेक भी नहीं पता चलता अपन कि मैं क्या करा सर, बीटेक तो पता ही नहीं चल रहा सर। अद्धे तो ज्यादा फ्री होकर बैठ जाते हैं, अपने फाइनल ईयर के बच्चे पूछ के देखना कि क्या कर रहे हैं वो, क्या वो बाई इंटरेस्ट गए अपने डोमेन के अंदर? मेजोरिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है इस कंट्री का कि जिन्ने लोग जॉब है ना काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो जॉब कर रहे हैं, वो बाई चॉइस नहीं है, बाई इंटरेस्ट नहीं है। तुहानू बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, कुछ टीचर तुहानू लगेंगे बड़े इंटरेस्ट नाल पढ़ा रहे हैं, कुछ तुहानू लगेंगे कि यार वो टाइम पास करने लगे। पीछे भी तुसीं बहुत सारा देख के आए हो, +2 तक पढ़ के आए हो, तुहानू लग रहा है हुंदा कि नहीं हुंदा? इट मीनस कि जेड़ा तुहानू बड़े इंटरेस्ट नाल पढ़ा रहे हैं ना, इट मीनस कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं और उस दे विच इसदा इंटरेस्ट भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल? ये चीज एक बहुत बड़ी अगली प्रॉब्लम है इस कंट्री की कि आप जिस प्रोफेशन दे विच आए हैं ना, वो मैं इंटरेस्ट के हिसाब नाल नहीं आया। वो यार कुछ नहीं हो रहा है यार, एमटेक कर लेने, मेरी जॉब नहीं लग रही, टीचिंग कर लेने। ये तो ये चीजें कर करके तो आप सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं यार। कि आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे? एक कोई बहुत अच्छा जो खुद टीचर होएगा ना, डेफिनेटली तुहानू टीचिंग लिए मोटिवेट करेगा हमेशा। एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर होएगा, वो तुहानू एंटरप्रेन्योरशिप लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल? तो इस करके ये चीजें तुहानू खुद आइडेंटिफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मौज मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन हर चीज एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बनेगा, तुसी इकोसिस्टम सप्लाई चेन वगैरह पढ़ के आए हो ना, ये एनवायरमेंट के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़िया? अगर कितने भी थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए, किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाए घट जाए, सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं हो जाता? सारा फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं हो जाता? पढ़ के आए हो नहीं? तो ये बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसा मॉडल है बैलेंस बनाने का, और ये पूरे वर्ल्ड के विच मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मॉडल को बोल दिए सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिसदे विच हर किसी का फायदा होना जरूरी है, जिसदे विच हर किसी का फायदा होना जरूरी है। दूसरा, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमेशा जिसदे विच ऐसा ना होए
कि मेरा तो फायदा हो रहा है, सामने वाला का नुकसान हो रहा है। ये दोनों मॉडल अगर नहीं होंगे ना तो फेल हो जाएगा वाला सिस्टम, फेल हो जाएगा बड़े सिंपल वे च। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल है, राइट। तो इस करके अपने बीटेक दे विच तुहानू बीटेक दा सीजीपीए, बीटेक दे प्रोजेक्ट, हाँ हुण आपां एक करके डिस्कस करते हैं। बीटेक दे सीजीपीए अपनी तुसी टेस्ट वगैरह अच्छे तरीके नाल परफॉर्म दो, पेपर अच्छे तरीके नाल दो, सीजीपीए मेंटेन हो जाएगी। हुण आगे बीटेक दा प्रोजेक्ट, पता ही नहीं लगेगा मैं सर प्रोजेक्ट करा क्या। बीटेक प्रोजेक्ट का मतलब कदे भी यही नहीं होएगा कि कुछ बना देना मॉडल, नहीं वो प्रोजेक्ट नहीं है यार, वो तो मार्केट में मिल जाएंगे तुहानू बथेरे बनाने वाले। प्रोजेक्ट का मतलब है कि तुसी जिससे कुछ चीज लर्न कर रहे हो, जिससे तुहाडी कुछ लर्निंग हो रही है, जिससे तुहानू कुछ डाटा मिल रहा है और उस डाटा का एनालिसिस करके कुछ तुसी आउटकम दे रहे हो कि मैं सर ये चीज बनाई है, इस बेस से मैं एक डाटा कलेक्ट करा और इस डाटा कलेक्शन के बेस से मैं कंक्लूजन दे रहा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है समझ। मान लो मैं एक सर्वे करवावा, साडा YouTube चैनल है फ्रॉम द गॉड ग्रेस, बड़ा अच्छा चल रहा है योरपीडिया। मैं एक सर्वे करवावा उत्थे कि मैं फॉर्म फिलिंग करवावा कि दसो तुहाडा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है नहीं। मैं उसमें गूगल फॉर्म अपलोड कर दांगा, मैं बच्चे का नाम पूछ लिया, मैं उसकी लोकेशन पूछ ली, मान लो स्टेट पूछ ली या सिटी पूछ ली या डिस्ट्रिक्ट पूछ ली, मैं उसकी ब्रांच पूछ ली, मैं उसका इंटरेस्ट पूछ लिया, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब, एब्रॉड, इंडिया, हायर स्टडीज, मैनेजमेंट, मैं इंटरेस्ट पूछ ले। हुण मेरे को डाटा कलेक्ट हो गया। हुण इस डाटा कलेक्ट के बेस पे मैं तुहानू बहुत सारी कंक्लूजन दे दूंगा। क्या क्या कंक्लूजन दे दूंगा कि पंजाब के मेजोरिटी बच्चे जिहड़े हैं वो एब्रॉड टारगेट कर रहे हैं। समझ आएगी गल। साउथ के मेजोरिटी बच्चे वो पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं। यूपी बिहार के मेजोरिटी बच्चे जिहड़े हैं वो गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हैं। समझ आ गई गल नहीं है। तो ये इट मीन्स कि मैं एक फाइंडिंग करी है, ऑल्दो कुछ नवा नहीं मैं बोलिया कुछ भी, लेकिन जब तुम कोई अपना प्रोजेक्ट करोगे ना उसदे विच कुछ ना कुछ नवी फाइंडिंग होना जरूरी है और वैल्यू तुहानू उसी दी मिलेगी। कॉलेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ उत्थे नंबर तक दी है। कॉलेज से तुम 8 सीजीपीए ले लिया, उसका तुहानू कॉलेज तक रहते हुए कोई फायदा नहीं मिलना। मैं तुहानू हुण लिख के दे रहा, लेकिन उसका फायदा जब तुम उसनू बाद यूज करोगे ना ता मिलेगा तुहानू उसका फायदा। समझ आ रही है, गल नहीं आ रही है। तो इस करके पहला सीजीपी, दूसरा बीटेक का प्रोजेक्ट बीटेक का प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे कुछ रिसर्च आउटकम होए, जिसदे कुछ फाइंडिंग कर सको। तीसरे नंबर पे मैं क्या बोलिया सीगा, इंटर्नशिप। तुहाडी जिहड़ी 6 महीने 6 हफ्ते की जिहड़ी इंटर्नशिप होएगी वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। हुण ये इंटर्नशिप तुसी सर किस तरीके की लगानी है ये डिपेंड करेगा अगेन तुहाडे इंटरेस्ट ते। हुण ये डिपेंड करेगा तुसी प्रोजेक्ट किस तरीके से करें और कोशिश करना, ये बहुत बड़ी गल है जी मैं हुणी बोल रहा, जी फाइनल ईयर तक बच्चे पता ही नहीं चलती, मैं बहुत सारा गलत करते 4 साल। कोशिश करना अपनी जी अदर दैन अकेडमिक्स, अदर दैन 8 सीजीपीए जी बाकी तुसी एक्टिविटीज कर रहे हो ना तुसी वो एक यूनि डायरेक्शनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनि डायरेक्शन तो मतलब क्या कि अगर सपोज तुहाडा इंटरेस्ट थर्मल च है तो प्रोजेक्ट भी थर्मल रिलेटेड होना चाहिए, इंटर्नशिप भी थर्मल रिलेटेड होनी चाहिए है। तो कल तुसी कोई अगर कोई टेक फेस्ट वगैरह हो रहा है उसदे विच तुसी थर्मल रिलेटेड चीजों के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही गल। अगर तुसी रोबोटिक्स तुहाडा इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स रिलेटेड काम होना चाहिए, इंटर्नशिप भी, प्रोजेक्ट भी, तुहाडे होर एक्टिविटीज भी, जो भी तुसी कर रहे हो। अगर एआई च इंटरेस्ट है तुहाडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो मैथमेटिक्स रिलेटेड, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुहाडा। हाँ जेडी भी एआई डोमेन दे विच है, एआई कोई कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है, एआई मैथमेटिक्स है, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। डाटा है सारा, डाटा एनालिटिक्स है सारा, डाटा ने यूज करके प्रोडक्ट बनाना, यही है सारा का सारा। आ रही कि नहीं आ रही समझ। तो तुहाडा जिहड़ा रिज्यूमे है एट द एंड ऑफ बीटेक एमटेक, तुहाडे रिज्यूमे के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि यार इस बच्चे का 8 सीजीपीए है, इसने बीटेक प्रोजेक्ट इस डोमेन च किया है, इसने इंटर्नशिप इस चीज च की है, इसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इस डोमेन दे विच है। तुहाडा रिज्यूमे क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए एक साउथ, एक नॉर्थ, एक ईस्ट, वेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी से सामने आए वही करी गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तो बाद तुसी जेडी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो अकेडमिक्स से रिलेटेड है चाहे वो नॉन अकेडमिक्स से रिलेटेड है, वो बहुत मैटर करेंगी। जेडे तुहाडे फेस्ट वगैरह होंगे कॉलेज दे, टेक फेस्ट वगैरह या कल्चरल फेस्ट वगैरह, हर चीज से ट्राई करना यार पार्टिसिपेट करने दी। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलिया पार्टिसिपेट करना तो खुद किसी भी पार्टिसिपेट कर लो, नहीं। अगेन अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली करना है। गल आ रही कि नहीं आ रही समझ रही, राइट। तो ये सारी चीजें हैं
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੌਬ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੌਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਅਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜੌਬ ਔਰ ਕਰੀਅਰ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हर किसी की अपनी डेफिनेशन हो सकती है, ये कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि ये बुक च लिखी हुई है जॉब ए है करियर ए है, अपने हिसाब नाल अगर कोई बोलना चाहे। अच्छा, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरा एक लास्ट स्लाइड होएगी एनी क्वेरी, तो कुछ अपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रखना जो लास्ट तुसीं मैनूं पुछने हैं, ठीक है जी? हाँ जी, क्या हो सकता है जॉब और करियर च क्या डिफरेंस है? पानी है क्या लगता है जॉब और करियर च क्या डिफरेंस है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ अवेलेबल है, तो अब किसका इंटरेस्ट कहां पे मैच करेगा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इंटरेस्ट का आपको तभी पता लगता होता है जब आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता हो, और जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे कि मेरा कप ऑफ टी क्या है और मेरा इंटरेस्ट किस में लाई कर रहा है, तब तक तुम लोग जो एफर्ट नहीं करोगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, तब फिर तुम मुझे उसको एक्सप्लोर करने लगोगे, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट मैचिंग होना शुरू होएगा, फिर तुम्हें लगेगा हाँ यार मैं कुछ और टारगेट करके रखा था लेकिन एक्चुअल में वो मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट उसमें नहीं है, वो तो एक ऐसी चीज है जो मे बी मैंने सुन के टारगेट कर लिया कि सिविल है, सिविल में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा आती है, इस कारण से मैं सिविल इंजीनियरिंग चूज किया, या इस कारण से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि सिविल में सीटें सबसे ज्यादा आती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो इसी कारण से मैं सर कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मेरे को पैसा कमाना सर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा ये दुनिया है और बहुत छोटी भी है, मैं दोनों डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी भी है छोटी भी है। अब इसके लिए हमें कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या, इसको पहले हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम किस रीजन से बीटेक तुमने ज्वाइन किया, किस रीजन से सिविल इंजीनियरिंग तुमने ज्वाइन किया, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अब तुमने जब बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली है, अब तुम्हें इसके बाद कैसे आगे प्रोसीड करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या है? इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोबल प्रोफेशन है जिसके थ्रू तुम डिफरेंस ला सकते हो, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो तुम्हें दे रहा हूं मैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इतना इंपॉर्टेंट और इतना नोबल प्रोफेशन है, यू ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री इंडिया। इस कंट्री के डेवलपमेंट में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है, अब कंट्रीब्यूट भी तुम तभी कर पाओगे यार कि तुम लोग जब ऐसी स्टेज में या ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पे काम किया हुआ लोगों को दिखता है, जहां पे काम किया हुआ या वो जो काम है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम कर रहे हो, वो ऐसी जगहें होती हैं। अब वो ऐसी जगहें क्या हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्राउड फील करना है कि यार मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हूं और मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जिससे मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं, जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। एग्जांपल, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर डेवलप्ड, जैसे यूएसए है, हम लोग इजराइल की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी डेवलप्ड हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार डेवलप्ड है तो क्यों डेवलप्ड होगी, क्या ऐसा उनके पास खास है? आप लोग एक बोलोगे सर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जब हम किसी कंट्री के डेवलप होने की बात करते हैं तो वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, कि सर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी है। हम ये नहीं बोलते हैं वहां पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं वहां पे ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं वहां पे सर जुडिशरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इससे कंट्री डेवलप नहीं होता है, कंट्री डेवलप होता है टेक्नोलॉजी के बेस पे। अब मेरे को ये बताओ टेक्नोलॉजी वर्ड हम किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। तो इंजीनियर के लिए हमने जब टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि सर अगर कंपैरिजन करो कि इंडिया की टेक्नोलॉजी वर्सेस किसी अगर डेवलप्ड कंट्री की टेक्नोलॉजी, अगर तुम कंपैरिजन करो किसी भी फील्ड में, चाहे तुम डिफेंस में करो, चाहे प्रोडक्शन में करो, किसी भी फील्ड में तुम करो, तुम बोलो नहीं सर अभी ऐसा भी सिस्टम नहीं क्रिएट हुआ है, अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं, अभी हमारा टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं आया जिसमें हम बोल सके कि यस हम लोग जो है
अब चीजें अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी है, यहीं पे चीजें हम कर रहे हैं और हमारा डिपेंडेंसी बाहर की अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो गया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तुम डिपेंडेंसी खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा किसी के ऊपर। अब तुम अपनी सोसाइटी में रह रहे हो, अपने घर पे रह रहे हो, अपने मोहल्ले में रह रहे हो, क्या तुम ये बोल सकते हो कि मेरे को अपने नेबर से कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? हो ही नहीं सकता कभी। तुम ऐसा बोल सकते हो कि मेरा अगर इसको, ये तो एक चलो नेबरहुड हो गया, या कभी भी मेरे को किसी अदर स्टेट में या अदर सिटी के अंदर कोई काम नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो काम तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हैं, हम अपनी सिटी को, हम अपनी स्टेट को, हम अपनी कंट्री को इतना ज्यादा कैपेबल बना सकते हैं, एटलीस्ट इतना कैपेबल बना सकते हैं कि जिससे हम अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में जो सबसे बड़ा रोल है, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जीडीपी, करते हैं जीडीपी यूज। जीडीपी का लेमन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है कि कितना तुम इंपोर्ट कर रहे हो, कितना तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो। जितना तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना तुम्हारा जीडीपी ज्यादा होगा। समझ में आ रही है? इतनी बात नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट क्या है? तुम कितना सामान बेच रहे हो और कितना तुम परचेज कर रहे हो। अब इसका अगर तुम वो कर लोगे, कंक्लूजन कर लोगे, तो जितना तुम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो उतना जीडीपी तुम्हारा स्ट्रांग होगा। जितना पैसा तुम्हारे पास ज्यादा आएगा उतना तुम इस कंट्री की डेवलपमेंट में ज्यादा लगा सकते हो। इतनी बात तो समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? राइट। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस कंट्री की ग्रोथ में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है या जो इस कंट्री को कोई डेवलप कर सकता है, वो इंजीनियर ही डोमेन है। अब बात आ जाती है फिर सिविल इंजीनियर का। सर उसमें क्या रोल है? सबसे ज्यादा रोल सिविल इंजीनियर का ही है। सबसे ज्यादा रोल सिविल इंजीनियर का है, क्योंकि किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सिविल इंजीनियर आ जाता है यार। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कहां पे हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कहां पे हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, कहां पे हम किसी और की बात कर रहे हैं? जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सिविल इंजीनियर की बात करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे तुम अगर और डेप्थ में चले जाओ तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। ग्रीन बिल्डिंग्स आ जाता है, ये आपका रोड्स आ गया, ब्रिजेस आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बिल्डिंग्स आ गया, अलग अलग, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरे से आप बेटर जानते हो सिविल की टर्म्स के अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है, सबसे पहला पॉइंट, इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या है यार? इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अब तुम कंट्रीब्यूट तभी कर पाओगे, सर अगर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोल दूं, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? यस, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन सर वो कंट्रीब्यूशन कितना का होगा? वो बहुत माइनर होगा। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ, ऐसी जगह पे तुम चले जाओ, ऐसी इंडस्ट्रीज में तुम चले जाओ, या ऐसे फील्ड में तुम लोग चले जाओ जहां पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। जाना चाहता हूं सर? यस, मैं जाना चाहता हूं सर। कैसे हो सकता है? वही चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वो ऐसी कौन सी जो लोकेशंस हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में जो टर्म यूज होएगी आगे, टेक्नोलॉजी अब कैसे बढ़ सकती है, वो उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है जितना हमारा रिसर्च विंग स्ट्रांग होगा, जितना हमारा R&D विंग स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। यार मेरे को बताओ, ड्रोन हम इंडिया के अंदर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमें ये चेनाब ब्रिज को बनाने के लिए क्यों अदर कंट्रीज के प्रोफेसर्स को यूज करना पड़ा? इंडिया के प्रोफेसर्स कहां चले गए हैं? आईटी सिस्टम कोई छोटा सिस्टम थोड़ा ना है, लेकिन एक ट्रस्ट वर्ड भी आता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें? तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे जाके तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो जो सबसे बड़ी चीज है वो है तुम्हारा रिसर्च विंग। अब सर इंडिया में रिसर्च कहां पे हो रही है? क्या सर इंडस्ट्रीज रिसर्च कर रही है? जिस कंपनी ने ये बिल्डिंग बनाई होगी, अब मेरे को सोच के बताओ इस बिल्डिंग का डिजाइन किसने बनाया होगा? क्या इस कंपनी के अंदर जो डिजाइनर बैठा है उसने बनाया होगा? क्या चेनाब ब्रिज का जो डिजाइन है वो उस कंपनी के डिजाइनर ने किया होगा? नहीं। किसने किया होगा? किसी ना किसी प्रोफेसर ने किया है जो उस डोमेन का एक्सपर्ट है। समझ में आ रही? इतनी चीज नहीं आ रही है? अब मेरे को बताओ, एक स्टील का एक स्टील डिजाइन का जो एक्सपर्ट है वो कहां पे होगा? डीएलएफ के पास होगा या एलएनटी के पास होगा, या किसी आईटी में जो स्टील का एक्सपर्ट है प्रोफेसर, वो है ज्यादा एक्सपर्ट? कौन है ज्यादा एक्सपर्ट? किसके पास है ज्यादा एक्सपर्टीज? प्रोफेसर के पास है। क्योंकि जो R&D विंग है, जो रिसर्च है, वो इंडस्ट्रीज में नहीं हो रही है। इंडस्ट्रीज में रिसर्च नहीं होती है यार, इंडस्ट्रीज में तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन होती है। रिसर्च होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में, इंडिया की टॉप कॉलेजेस के अंदर, लाइक IITs, NITs, IIITs। अभी मैं सर से बात कर रहा था, उनके पास भी, वो भी एक डिजाइन कर रहे थे, किसी बता रहे थे मेरे को पोंग डैम से रिलेटेड, उनके ऊपर भी, उनके पास भी कुछ डिजाइन का है। तो जब तुम किसी चीज के एक्सपर्ट बनते हो तभी तुम्हारे पास वैसे प्रोजेक्ट आते हैं। अब वो प्रोजेक्ट, सर वाज प्राउडली सेइंग टू मी
कि सर मैं ये चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं सर 1000 2 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर मेरा इतना सा रोल है। ही वाज सेइंग दिस थिंग मी प्राउडली। अब ये चीज वो अपने रिज्यूमे पे, अपने प्रोफाइल में लिख सकते हैं कि मैंने पोंग डैम के इसमें प्रोजेक्ट में काम किया है, मैंने एनएचआई के इस चीज में काम किया, और वही तुम्हें तुम्हारे रिज्यूमे को, तुम्हारे प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। तुम्हें अल्टीमेटली करना अपने आप को स्ट्रॉन्ग है, अपने आप की ब्रांडिंग करनी है, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। अब उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रिसर्च का है। अब रिसर्च की हम बात करें तो मेरे को आप लोग ये बताओ कि यार क्या ये जो बीटेक वाला जो प्रोफाइल है, ये जो बीटेक वाला डोमेन है, क्या ये रिसर्च डोमेन है? क्या बीटेक में तुमको रिसर्च करते हो? आप में से फाइनल ईयर में भी आपने अभी तक कुछ रिसर्च किया नहीं, क्योंकि बीटेक रिसर्च डोमेन है ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग स्पेशलाइज्ड नहीं हो। क्योंकि जब तुम रिसर्च की बात कर रहे हो तो एक टॉपिक के ऊपर काम करते हो, एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हो। चाहे तुम एनवायरमेंट की बात कर लो, चाहे तुम स्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे तुम जियोटेक की बात कर लो, चाहे तुम जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात कर लो, चाहे तुम रॉक इंजीनियरिंग की बात कर लो, चाहे तुम अर्थ साइंस की बात कर लो, चाहे तुम एरोस्पेस की बात कर लो, चाहे तुम ई व्हीकल्स की बात कर लो, चाहे तुम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लो, चाहे तुम मटेरियल साइंस की बात कर लो। देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल जिसमें तुम सारे लोग जा सकते हो, और वहां पे जाके तुम पहले लर्न करना है, फिर कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि बीटेक में तो यार तुमने थोड़ी चीजें सारी पढ़ी हैं, तुमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन जब तक तुम अपनी स्पेशलाइज्ड डोमेन में नहीं जाओगे तब तक तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो हमें ये चीज पहले अंडरस्टैंड करनी है कि सर कंट्रीब्यूशन की जो आप बात कर रहे हो, इफ यू वांट टू डू कंट्रीब्यूट, मैं ऐसा नहीं तुम सारे कंट्रीब्यूट करोगे, इससे नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे के अपने अपने गोल्स होते हैं। किसी का सिविल सर्विसेज टारगेट होगा, किसी का इंजीनियरिंग सर्विसेज टारगेट होगा, किसी का स्टेट टारगेट होगा, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, किसी का कुछ टारगेट होगा। लेकिन एटलीस्ट मेरी आज इन चीजों को सुन के किसी ना किसी के दिमाग में ये जरूर आएगी, हाँ सर यही तो चीज है जो मे बी मेरा कप ऑफ टी है और मेरे इंटरेस्ट को मैच कर रहा है, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। मैंने बीटेक के दौरान सर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, सर मैंने बीटेक के दौरान बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स किए हैं, अब मैं इसका फायदा कहां पे उठा सकता हूं? तो ये चीज आ जाती है रिसर्च। रिसर्च इज द ओनली डोमेन जिसके थ्रू तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज इंडिया के अंदर ये चीज अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग सीरियस ही नहीं हुए हैं रिसर्च को लेके, और रिसर्च का हमें अभी तक मतलब ही नहीं पता लगा है। मास्टर्स क्यों करोगे तुम लोग? तुम पीएचडी क्यों करना चाहते हो? सर मास्टर्स करके वहां से मेरे को बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। पीएचडी क्यों करना चाहते हो? सर मेरे को पीएचडी करके मेरे को अब्रॉड जाना है, मेरे को इंडस्ट्रीज में जाना है। मतलब तुम्हारा अभी तक जो रीजन है कोई भी चीज करने का, बीटेक सिविल क्यों कर रहे हो? सर मेरे को जेईएसडी की जॉब चाहिए है। सेल्फ सेंटर्ड अभी तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं है कि सर हम कभी ऐसी डोमेन में भी जाएं जहां पे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तुम जाओ कंट्रीब्यूट करो। मैंने गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट देखे हैं, सर ने अभी जो काम किया है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही काम किया है, लेकिन एक प्राइवेट कंसल्टेंसी के तरीके से काम किया है। गवर्नमेंट में भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट के अंदर, सिर्फ काम को देखा जा रहा है कि वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इतना का काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो हो रहा है आपका रिसर्च डोमेन में, आईटीज के अंदर। और उसके बाद जब तुम किसी बहुत अच्छी कंपनी में जाके प्लेसमेंट लेते हो, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड जिसमें तुम काम करते हैं, वहां पे जाके तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसरो का अभी जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ था ना, उसमें जिस भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो एक बस ड्राइवर तक क्यों ना हो, वो भी प्राउड फील करता है, यस सर आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन बोलते हैं। तो जब तक तुम लोगों को वो फील नहीं ना आएगा यार, जब तक तुम लोगों को फील नहीं आएगा कि यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे को प्राउड फील हो। जॉब करना, पैसा कमाना ये बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं पंजाब में तो जॉब लेना सबसे ज्यादा आसान है। हम लोग पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस है, सबसे आसान अगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेना है ना किसी भी स्टेट में, वो पंजाब है। रीजन पहला, वो ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है ही नहीं, कंपटीशन बच्चे ही नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरा जो है, लोग वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इश्यू है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर में अभी 850 वैकेंसीज के पीछे एक जेई का पेपर हुआ, 25,000 बच्चों ने पेपर दिया, 25,000 बच्चों ने। 120 नंबर का पेपर था, कट ऑफ कितना गया जनरल कैटेगरी का? 92। पंजाब में अभी पेपर होके क्या है P+B का, जेई का, तकरीबन 350 के आसपास वैकेंसीज थी। मेयर मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर अराउंड 75-76 का कट ऑफ गया उसके अंदर। पेपर कितने बच्चों ने दिया? 3,500 बच्चों ने।
है ही नहीं बच्चे, है ही नहीं है बच्चे। तो यही चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अब इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं बीटेक के बाद। जैसे आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटेक के बाद जॉब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप बोलोगे सर इंडिया के अंदर 3 ही सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। यही 3 सेक्टर हैं जॉब के इंडिया में, राइट। अगर तुम हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो मेरे पास सर एमटेक का ऑप्शन होता है, एमएस का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है, या सर मेरे को मैनेजमेंट कोर्सेज में भी मैं जा सकता हूं, या सर मैं अपने बिजनेस में जा सकता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूं, या मैं सर अब्रॉड जा सकता हूं, ये सारी चीजों के लिए। तो यही मेरे पास सारी की सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बाद कर सकते हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार अगर तुम बेस्ट चीज कोई चाहते हो, तुम्हें ऐसे मिल जाएगी आसानी से? अगर तुम चाहते थे कि मैं बीटेक मेरे को आईटी से करना है, मे बी आप लोगों में बहुत सारे ने प्रिपरेशन भी किया होगा उस टाइम पे, तो क्या मिल गया आसानी से? कुछ करना पड़ा उसके लिए? करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? क्या करना पड़ा बोलो? एग्जाम दिया कोई? आईटी जेई वगैरह के एग्जाम दिए होंगे, मे बी कईयों ने दिए होंगे, कईयों ने नहीं दिए होंगे। तो मतलब कोई कंपटीशन किया होगा, कंपीट किया होगा आपने। जैसे मैंने बोला कि कल को आपको जेई की जॉब चाहिए, तो जेई की जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। सर मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे को सर आईटी में मास्टर्स के लिए जाना है, क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे को सर आईएम्स में एमबीए के लिए जाना है, क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे को अब्रॉड जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को जीआरई या आईएलटीएस वगैरह के एग्जाम देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई अच्छी चीज चाहिए तो मेरे को उसके लिए कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा, कंपटीशन से मेरे को निकलना पड़ेगा। कंडीशन इज अगर मेरे को अच्छी चीज चाहिए। लेकिन अगर मैं अच्छी चीज नहीं चाहता, मैं 10, 15, 20, 30 हजार की नौकरी से खुश हूं, देन इट इज ओके, फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। अब ये जो अच्छी चीज की मैं बात कर रहा हूं, तो किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन में जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तुम्हें निकल के आती है वो एक सिंगल एग्जाम देता है। इस एग्जाम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गेट एग्जामिनेशन। सुने सभी ने नाम इसका? क्या है ये गेट? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सुने आप लोगों ने सभी एग्जाम के बारे में? अब लेकिन ट्रबल ये है कि जब हम इस एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो मेरे दिमाग में 3 फियर आते हैं। ये 3 फियर दिमाग में आते हैं मेरे को। क्या है पहला फियर? कि सर कंपटीशन जबरदस्त है। दूसरा, सर गेट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तीसरा कि सर मेरे को कम से कम 60+ नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी मेरा गेट के थ्रू करियर बनेगा। ये 3 फियर दिमाग में आते हैं दिमाग में फियर है, हाँ या ना? आते हैं, बोलो। कितनों ने अप्लाई किया अभी इस बार गेट के लिए? हाथ खड़े करना। यही तो फियर है। क्यों नहीं अप्लाई किया? रीजन नहीं होगा आप लोगों के पास? कोई खड़ा होकर मेरे को बताओ कि गेट अप्लाई क्यों नहीं किया। अच्छा, कितनों को लगता है गेट डिफिकल्ट है? जस्ट रेज योर हैंड। हाथ खड़े करो यार, 90% से ज्यादा हाथ खड़े होंगे। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। 1 सेकंड के लिए हाथ रोक के रखना। अब मेरे को बताओ, आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं गेट के? तो कैसे मान लिया सिर्फ एक हाथ खड़ा है? वो भी मैं मिथ दूर कर दूंगा मैं। तो कैसे मान लिया गेट डिफिकल्ट है? कैसे मान लिया? सुनने में आता है, यही सबसे बड़ी गलती है। सुन के क्या करोगे? सुनने को तो ये भी बोलेगा जेई एसडी की नौकरी बेकार है, तो मान लोगे? तो वो क्यों नहीं मानोगे? समझ में आई बात है? तो कहने का मतलब ये है, ये दिमाग में पता नहीं कहां से रेट रेस चल गई है कि गेट डिफिकल्ट है। अब उसके बारे में, ये तीनों पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्यों मैं इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगा? क्योंकि जो तुम्हें बेस्ट करियर है ना, जॉब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो तुम्हें करियर है जिससे तुम अपनी बाय चॉइस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डोमेन में जा सकते हो, वो ये एक एग्जाम देगा। और ये एग्जाम नहीं है, मैं इसको एग्जाम नहीं बोलता, मैं इसको करियर बोलता हूं। मैं ये करियर देता है तुम्हें। जॉब या अपॉर्चुनिटी वो बातें अलग है सारी, ये तुम्हें करियर देता है। कैसे देता है? एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में प्रूव कर दूंगा कि ये तुम्हें एग्जाम लिखना चाहिए और हर किसी को लिखना चाहिए। मैं यहां पे कोई गेट को प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें करियर बताने आया हूं कि करियर क्या चीज होती है। पहला, कंपटीशन। तुम बिलीव करोगे इस टाइम पे कंपटीशन तुम बात कर रहे हो, इस टाइम पे सबसे लोएस्ट पे है। इस टाइम पे सबसे लोएस्ट पे है गेट एग्जाम में कंपटीशन। डाटा दे रहा हूं तुम्हें, स्टैट 2016-17 में जब गेट का एग्जाम हुआ था तो 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। नेट पे निकालने ना सारा डाटा, उसी की बेस में बोल रहा हूं। कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? 13.5 लाख। 2024 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? किसी को आइडिया? ओनली 5.5 लाख। सिर्फ 5.5 लाख बच्चों ने 2024 में अप्लाई किया।
25 में क्या हुआ सर? 25 में नंबर बढ़ गया। 2016-17 को मैं हाईएस्ट मान रहा हूं, 2024 को मैं मिनिमम मान रहा हूं। अब ये पीक नीचे आया, अब ये पीक ऊपर को राइज करना स्टार्ट कर गया है। 2025 के अंदर 8.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन जो नंबर बढ़ा है ना 3 लाख, सर बोलो 3 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है, एकदम से कैसे बढ़ गया? क्या सर एकदम से इतना डाउन आया था? नहीं। एकदम से क्यों बढ़ा? सबसे पहला रीजन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बच्चों की जॉब्स नहीं लगी है। लगी जॉब तो बच्चों की नहीं लगी है। जो भी रीजन है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो जॉब में बैठे थे उन्होंने पेपर दिया गेट का, कौन सा? डीए का, डाटा साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तीसरा रीजन नंबर बढ़ने का, गेट अब नॉन इंजीनियरिंग डोमेन्स के लिए हो गया, ह्यूमैनिटीज के लिए, इकोनॉमिक्स वाले, इंग्लिश वाले ये पेपर दे सकते हैं। तो नंबर बढ़ने का रीजन ये है। सर सिविल में कितना नंबर बढ़ा? सिविल में बढ़ा, यस बढ़ा। सिविल में कितने बच्चों ने पेपर दिया था 2024 में? तकरीबन 65,000 के आसपास। इस बार कितनों ने दिया? तकरीबन 75,000 के आसपास। तो सिविल में नंबर ओनली 10,000 बढ़ा है, कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और ये जो कोर ब्रांचेस में जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तुम्हारे पास 4-5 साल का टाइम है जहां पे तुम मिनिमम फेज से अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज, तुम्हारा कंपटीशन कम है, सबसे कम है इस टाइम पे कंपटीशन, ह्यूज तो है ही नहीं है। दूसरा, मैं पहले पॉइंट डिस्कस करूंगा तीसरे नंबर वाला कि सर मेरे को 60 नंबर चाहिए। अब इस बार पेपर दिए 75,000 बच्चों ने। 75,000 बच्चों में अप्लाई, ये मैंने दिया, अप्लाई किया। अपीयर कितने होते हैं गेट में? कितने अपीयर नहीं होते हैं? कोई डाटा आपके पास? गेट में कितना परसेंट बच्चा अपीयर नहीं होता है? ये नंबर 20% है। आज मैं आया, मैंने बातें बोली, तुम में से कई अप्लाई कर देंगे लेकिन पेपर देने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग तैयारी नहीं करोगे, तो पेपर देने नहीं जाओगे। जब तैयारी ने पेपर देके कभी क्या फायदा? समझ में आ गई? ये परसेंटेज 20% है। तो 75,000 का 20% कितना हुआ? 15,000। कितना बच गया पीछे? 60,000। 60,000 बच गया। अब 60,000 में क्वालिफाई कितनों ने किया? क्या परसेंटेज बच्चा क्वालिफाई करता है गेट? है कुछ ट्रैक डाटा? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तुम्हें कैसे मोटिवेशन आएगी इस एग्जाम को लिखने के लिए? मैक्सिमम 18%, 15 से 18% का विंडो है। 18%, 60,000 का 18% कितना हुआ? 60% का 18% कितना हुआ? 52 का 54, 54,000, 54 हुआ? हाँ ना तो बोलो यार। रफली 5,000, 5,000 हुआ ना? कब 50,000 हुआ? $10,000 बच्चा बना है 60,000 का, 18%, 10,000 बना है 10,800। 10,000 बच्चा गेट क्वालिफाई किया, ठीक है जी। अब इस 10,000 में तुम लोग, पता है तुम्हें थर्ड ईयर में पेपर लिख सकते हो? पता है तुम्हें? तुम लोग थर्ड ईयर में पेपर लिख सकते हो गेट का। तो इसमें मैं मान रहा हूं इस रीजन में अवेयरनेस नहीं है गेट को देके, लेकिन जिस रीजन में अवेयरनेस है उसमें लिखता है बच्चा थर्ड ईयर के अंदर, और थर्ड ईयर में क्वालिफाई करता है। अब इस थर्ड ईयर में क्वालिफाई करने वाला जो नंबर है कम से कम 10% है जो क्वालिफाई कर रहा है। तो 10,000 में से 1,000 निकाल दो, कितना बच गया? 9,000। क्यों निकाला मैंने 1,000? इसलिए निकाला क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकता कहीं पे, थर्ड ईयर वाला बच्चा जब क्वालिफाई करता है। अब इस 9,000 में तुम्हें पता है तुम लोग 2 गेट पेपर लिख सकते हो एट ए टाइम? पता है तुम्हें? नहीं पता। कम से कम इसमें 15% बच्चा ऐसा तो 2 गेट पेपर क्वालिफाई करके बैठे हैं। 1,500 और निकाल दो, कितना बचा? 7500 बचा। अब आते हैं मेन जो फैक्ट है, 7500 में से ओनली 5 से 10% बच्चा ऐसा है जिसके नंबर 60 से ऊपर है। ये मैं 2025 का डाटा दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था इस बार, पूरा तुम्हारे पास पीडीएफ है उसका, नेट के ऊपर पड़ा है, आप डालना गूगल आईआईटी रुड़की गेट 2025 एनालिसिस रिपोर्ट। सिर्फ 5 से 10% बच्चा ऐसा है जो दे रहा है तुम्हारा 60+ नंबर जा रहे हैं इसके। 7500 का आप निकाल लो। कोई टाइम होता था जब 60+ नंबर लेने वाले 30% ऑफ द स्टूडेंट होते थे, आज वो नंबर 5 से 10% पे आ गया है। एक और बड़ा स्टैट,
35 से कम लेने वाले नंबर लेने वाले बच्चे 60% हैं। 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके नंबर 35 से कम है। तो मेरे लिए जो सेफ विंडो बन गया वो 35 से 60 नंबर का है। मेरे को अगर 35 से 60 के बीच में अगर मेरे नंबर आते हैं, मेरा बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। तो पहला चीज, गेट कंपटीशन सबसे मिनिमम है। 60 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे, नहीं लेके आने पड़ेंगे। आप लेके आओ 35-40 नंबर, मैं तुम्हें आईआईटी भेज दूंगा, लिख के दे रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। और हर ऑर्गेनाइज उसके अंदर मैं इसको बोलता हूं। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस में सर कैसे बोलते हैं? बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग दिस थिंग ओनली। पूरे इंडिया को हम लोग गाइड कर रहे हैं गेट के एग्जाम के बाद की अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, इंडिया, अब्रॉड, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हम लोग गाइड कर रहे हैं। अब आगे ये वाला पार्ट, गेट इज डिफिकल्ट एग्जाम। यार गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, गेट कंसेप्चुअल एग्जाम है, गेट समझने वाला एग्जाम है। गेट में कितने क्वेश्चन होते हैं? यार तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? 65 क्वेश्चन होते हैं गेट में। गेट में होते हैं कितने क्वेश्चन? 65 क्वेश्चन। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो मैं तुम्हें बीच में भी शॉर्ट में बता रहा हूं? इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? कौन सी ऐसी ब्रांच है जो सबसे ज्यादा गेट पेपर दे रही है? सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस है, दूसरे नंबर पे सिविल है। और यहां पे इस रीजन का बच्चा गेट का पेपर ही नहीं भरना चाहता, देना तो दूर की बात है। अब पॉइंट वही आता है ना कि मोटिवेशन कहां से आएगी? पता ही नहीं, जब फैक्ट्स ही नहीं पता है तो कैसे हम लोग पेपर देंगे? ये ट्रबल एक्चुअली। अब रहा गेट डिफिकल्ट, हर सब्जेक्ट में, हर ब्रांच में यस 15 से 20% पार्ट डिफिकल्ट होता है। गेट पता है क्यों डिफिकल्ट लगता है? कोई बता सकता है गेट क्यों डिफिकल्ट लगता है तुम्हें? मैं बताता हूं रीजन। क्या लगता है तुम्हें? गेट तुम्हें इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। 65 क्वेश्चन में से 55 प्लस क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो न्यूमेरिकल होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत आसान है गेट। कितने नंबर का होता है पेपर ये? हाँ तो गलत ही बोल दो यार, 100 नंबर का। 65 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है। अब इस 100 नंबर में से 20 नंबर का यस डिफिकल्ट होता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं हर सिविल इंजीनियर को बोल रहा हूं आज के टाइम पे, तुम उस 20 नंबर को छोड़ सकते हो। अब बोलो सर वो डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है वो बताओ। डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स तुम्हारे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम लोग छोड़ सकते हो। और इसका सारे का वेटेज 20 नंबर है। 20 नंबर है सारे का वेटेज। सॉइल और एनवायरमेंट दोनों का मिला के 25 नंबर का आता है। मैथ 15 नंबर का, 3 सब्जेक्ट से तुम्हें 40 नंबर का आ रहा है। सर्वे और हाईवे मिला के 15 नंबर का आता है। 40 और 15 55 नंबर का हो गया। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन दोनों मिला के 6 नंबर का आता है, 50 नंबर का हो गया। 15 नंबर का वो पार्ट है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आए हो, 65 नंबर का हो गया। ओपन चैनल फ्लो छोटा सा सब्जेक्ट है, 5-6 नंबर का आता है, 70 नंबर का हो गया। 70 नंबर का पार्ट तुम्हारा 50% सिलेबस से आ रहा है। तो मैं तुम्हें आज के टाइम पे स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो डिफिकल्ट पार्ट है यू कैन लीव दैट फॉर रिटन एग्जाम ऑफ गेट, लेकिन इंटरव्यू में तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, आरसीसी पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गेट के लिए तुम लोग छोड़ सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? राइट। तो गेट में तीनों मिथ्ये जो हैं ये इररिलेवेंट है आज के टाइम पे। ये चीज मैं आज से 2 साल पहले नहीं बोल रहा था, और आज से 2 साल बाद में ये तीनों चीजें हटा दूंगा यहां से, क्योंकि उस टाइम पे ये बात ट्रू हो जाएगी। समझ में आएगी क्यों हो जाएगी? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो आज बच्चा 60 प्लस नंबर नहीं लेके आ पा रहा है वो लाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये उनको पता लग रहा है कि अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, नंबर मिल जाएंगे आराम से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो गेट के बारे में ये तीनों मिथ जो है वो दिमाग से निकाल देने हैं तुम्हें। अब गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखो गेट एग्जाम में क्या है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 65 है ना। 65 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। कितना टाइम दे रहा है क्वेश्चन पे? रफली 3 मिनट का, है ना। रफली 3 मिनट का टाइम दे रहा है। 65 क्वेश्चन, 180 मिनट। अभी इस 100 नंबर में एक भी नंबर का ऐसा पार्ट नहीं है जो तुमने कुछ नया पढ़ना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने नया पढ़ना है। 70 नंबर का वो पार्ट है जो टेक्निकल, जो तुम लोग 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हो। 15 नंबर का वो पार्ट है जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आ गए हो। क्या? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश।
15 नंबर का वो पार्ट है जो इंजीनियरिंग मैथ है, जो तुम लोग M1 M2 M3 पढ़ते हो ना, ये वो पार्ट है 15 नंबर का। अब मेरे को बताओ इसमें नया क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल्स है। दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली रीजन कि न्यूमेरिकल्स है। अब ट्रबल क्या हो गया है आप, लेकिन देखो गेट में एक तो ये पार्ट है जो मैंने बोला कि जो तुमने नहीं कुछ भी नया, सारा का सारा वही जो तुम लोग यार कॉलेज में पढ़ रहे हो। लेकिन कॉलेज एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तुम्हारे स्टेट जेईई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एसएससी जेईई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और उसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पेपर के लिए तैयारी करनी होती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट, अब गेट में भाई न्यूमेरिकल्स आने हैं, तो तुम जब पढ़ने लग रहे हो या जब तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम्हें उसमें मेरे को बताओ थ्योरी लिख के क्या करना है, जब थ्योरी में से आना ही नहीं है। जब तुम आरसीसी को पहली बार पढ़ोगे तुम्हारी 100 पेज की बुकलेट बन जाएगी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस 100 पेज को तुम्हें 5 पेज पे लेके आना है रिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें से सिर्फ वही 5 पेज वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को रिवीजन करके तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? राइट। तो अब ये है तुम्हारा एग्जाम पैटर्न फॉर द गेट, जो कि तुम्हें मैंने बताया। अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कौन से 3 टाइप है? कौन से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, एक ठीक होगा। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर ठीक होता है। तीसरा फिलिंग द ब्लैंक न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। गेट क्रैम करने वाला पेपर नहीं है, तुम्हारा कॉलेज का पेपर निकल जाएगा गेट क्रैम करके, लेकिन गेट नहीं निकलेगा। और इसको इस तरीके से मत लेना कि डिफिकल्ट है, नहीं, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तुम थ्योरी पढ़ते हो तुम लिख के करते हो, जब तुम थ्योरी को प्रैक्टिस करते हो तो लिख के करते हो? हाँ ना बोलो, नहीं करते यार। थ्योरी तो सिंपल याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करके करोगे। न्यूमेरिकल तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। कर सकते हो न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल कह रहा देख के प्रैक्टिस कर सकते हो? तो बोल भी नहीं रहे हो यार, मेरे को एनर्जी नहीं मिलेगा। नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल तो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम 10 तरह की मिस्टेक्स करोगे। यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाओगे, फॉर्मूला गलत लगा दोगे, कंसेप्ट गलत लगा दोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, फाइनल आंसर में यूनिट गलत लगा दोगे। तुम 10 तरह की मिस्टेक्स करते हो। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? राइट। अब गेट एग्जाम में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, तुम लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड गेट एग्जाम लिख सकते हो, जितनी मर्जी बार लिखो, जितनी मर्जी एज तक लिखो, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। दूसरा, अगर तुम गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। दैट इज द रीजन व्हाई आई टेल दिस एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि एक एग्जाम दो तुम्हारे सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के, पब्लिक के, प्राइवेट के, एमटेक के, डायरेक्ट पीएचडी के, मैनेजमेंट के, अब्रॉड के, सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं तुम्हारे, बिजनेस के भी। डाउट आएगा दिमाग में, लिखते रहना, क्वेश्चन लास्ट में पूछने हैं मेरे को कि सर ये बोल रहा था किस बेसिस पे बोला, क्योंकि मैं बीच में हिंट छोड़ रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन पूछने के लिए। 70-30 मैंने तुम्हें बता दिया। गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। तुम लोग फिजिकल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो वहां पे, राइट। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। मैंने बोला था 3rd ईयर के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मैंने क्यों माइनस कर दिए थे? वो इसलिए माइनस किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो 3rd ईयर में। अगर तुम 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई करते हो तुम उसको यूज नहीं कर सकते, तुम उसको फाइनल ईयर में यूज कर सकते हो। इसी कारण से वो 3 साल का वैलिडिटी दे रहे हैं। आगे बात समझ में? उसके बाद आप लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हो एट ए टाइम। कौन कौन से होते हैं और कौन से गेट पेपर दे सकते हो तुम लोग? है कोई आइडिया? एक तो गेट सिविल से दे सकते हो, और गेट एनवायरमेंटल साइंस का एक पेपर होता है। सर मेरा एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है, मेरे को एनवायरमेंट डोमेन में जाना है। डोंट राइट गेट विद सिविल, राइट गेट विद एनवायरमेंट। आप गेट, सर मेरे को डाटा साइंस डोमेन में जाना है, एआई डोमेन में जाना है, राइट गेट विद डीए। डाटा साइंस और एआई का पेपर भरो, उससे 2। जियो इन्फॉर्मेटिक्स से तुम पेपर दे सकते हो, इंजीनियरिंग साइंस से तुम पेपर दे सकते हो। 2 ही सब्जेक्ट तुम्हें तैयार करने होते हैं वहां पे,
इंजीनियरिंग साइंस के अंदर। अब कौन सा पेपर देना है, किस चीज के लिए देना है, वो एंड में मेरे को क्वेश्चन पूछना कि सर किस कंडीशन में कौन सा पेपर देना चाहिए, कौन सा देना होता है, राइट। तो ये आ गया गेट का। अब आ गया गेट में, देखो इसमें तुम्हारे पास इंडिया के अंदर 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। तो मेरे को बताना चाहेगा गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? देखो गवर्नमेंट जॉब इज प्योरली गवर्नमेंट। 2 ही तरह की गवर्नमेंट जॉब होती है। कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 ही तरह की जॉब है, ठीक है नहीं। दूसरा डिफरेंस लेकिन पब्लिक सेक्टर के केस में क्या होता है कि 51% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और रिमेनिंग शेयर होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का या किसी प्राइवेट का या स्टेक होल्डर्स का, आईपीओस बोलते हैं उनको। तो ये शेयरिंग पे होती है। गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट इंजीनियर की, एक फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है इन हैंड? एसडीओ की सैलरी कितनी होती है पहले ही साल में फुल स्केल पे? हैं जी, तुम सारे एसडीओ लगना चाहते हो लेकिन सैलरी किसी को नहीं पता। 65-70 हजार के आसपास रफली, 12-7-84, 8.5 लाख का पैकेज। पब्लिक सेक्टर में वहां पे सैलरीज स्टार्ट होती हैं 10 से 18 लाख। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब जाना लगा में वो करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो? ये रेज योर हैंड। गवर्नमेंट जॉब जल्दी करो यार, जल्दी कर दिया करो, ठीक है। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन तीनों डोमेन में सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा किसमें बोला? प्राइवेट। सबसे कम पैसा किसमें है? और तुम लोग वो जा रहे हो, सोचो। तुम लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो जिसमें सबसे कम पैसा है। हाँ ओ यार, ऊपर बढ़ने वाली तो बात नहीं करना है यार। क्यों उस चीज वाल सोच रहे हो? कितने उधर लेना देना करोगे यार पूरा? ऊपर बनने का कितने सोच रहे हो यार? यूथ हो तुसी यार, 20 साल दे यार, तुसी ऊपर सोच रहे हो यार। कंट्रीब्यूशन बारे सोचो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं यार इस देश ਲਈ, स्टेट ਲਈ। वो तो सिस्टम बन चुके तो बन ही जाने हैं। वो कदे कदे नहीं खपदे यार, मैं तो नहीं देखिया कदे। सोच के देखना 1 मिनट के लिए। तो वो चीज सोचो जिसमें सबसे कम पैसा है। हाँ, क्यों जाना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी, बोलो यार, खुल के बोलो। किस लिए? बोल दो यार, गलत बोल दो। क्यों चाहते हो तुम गवर्नमेंट जॉब? जॉब सिक्योरिटी। हाँ, वो एक पार्ट हो सकता है स्टेटस, बिल्कुल ट्रू है। जॉब सिक्योरिटी क्यों? इस कारण से जो इन्होंने बोला है, पहला कि सॉरी प्रश्न मत लेना यार, पहला कि मेरे को काम ना करना पड़े, दूसरा मैं गलत काम करूं और मेरे को कोई निकाल ना पाए। 2 चीजें होती हैं गवर्नमेंट जॉब में। पहला, जो मेरा बच्चों से एक्सपीरियंस रहा है, सर काम नहीं करना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में। दूसरा, सर पैसा होता है उस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा। इस कारण से मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहा हूं। और जॉब सिक्योरिटी किस चीज की यार? क्यों निकालेगा तुम्हें कोई? क्यों निकालेगा तुम्हें कोई? इफ यू आर एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर डूइंग गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू, व्हाई एनीबॉडी विल फायर यू? अब आप बोलोगे सर कोविड में फायर किया है ना, बोलो किया कोविड में फायर? हाँ तो बोलो ना, बोल दो, या फिर सभी को फायर कर दिया था? सोचो किसको निकाला होगा? जो लाइबिलिटीज थे, बोझ थे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट खास करके, कभी अच्छे लोगों को लूज नहीं करना चाहेगी। वी आर प्राइवेट एंड वी आर रेडी टू पे मनी, बट वी वांट कैपेबल पीपल। वी वांट कैपेबल पीपल। दैट इज द रीजन वाई प्राइवेट इतना अच्छा कर पा रही है, एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है, बहुत कुछ कर पा रही है। आज से 5 साल पीछे चले जाओ, हमारी कंपनी में 5-6 लोग थे। फ्रॉम द गॉड ग्रेस आज 50+ लोग हैं। अपॉर्चुनिटीज भी हैं प्राइवेट में, बहुत तगड़ी हैं। सो वी वांट कैपेबल पीपल। प्राइवेट को नीड है, बिलीव मी, और वो पैसा देने को भी रेडी है। गवर्नमेंट वो तो फिक्स है यार, तुम्हारी कैपेबिलिटीज है,
कम है ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, उसने तो उतने ही देने हैं 65-70 हज़ार रुपए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है यू आर कैपेबल एंड यू वांट टू अर्न मनी और तुम पूरा दुनिया घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, प्राइवेट इज द प्लेस। दूसरे नंबर पे आता है सर प्राइवेट में एंट्री कैसे मिलेगी? प्राइवेट में एंट्री कैसे मिलेगी? जितना तुम प्राइवेट में लेट एंटर करोगे उतना फायदा होगा तुम्हें। बीटेक के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इस टाइम पे ना तो ब्रांडिंग है ना कोई स्पेशलाइजेशन है, तो प्राइवेट तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगी। L&T का 12 घंटे का जॉब है, 12 घंटे का, सैलरी देती है 45 से 50 हज़ार। पूरे इंडिया में यही सिस्टम है उसका, 12 घंटे का जॉब है उसका। लेकिन तुम जाओ ब्रांडिंग लेके, ब्रांडिंग का मतलब अपने रिज्यूमे के ऊपर, सर आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस IIT, सर आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस कॉलेज अब्रॉड जिसका वर्ल्ड रैंकिंग ये है, सर मैंने स्पेशलाइजेशन किया स्ट्रक्चर में, सर मैंने स्पेशलाइजेशन किया जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, सर मैंने स्पेशलाइजेशन किया एनवायरमेंट में, सर मैंने स्पेशलाइजेशन किया है मटेरियल साइंस में, सर मेरा स्पेशलाइजेशन है अर्थ साइंस में, सर मेरा स्पेशलाइजेशन है ओशियन टेक्नोलॉजी में, सर मेरा स्पेशलाइजेशन है रूरल टेक्नोलॉजी में, सर मेरा स्पेशलाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। प्राइवेट इज देयर टू पे यू। सबसे पहले अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी का एंट्री होती है ना, इंप्लीमेंटेशन होती है, वो प्राइवेट में होती है, सबसे लेट गवर्नमेंट में होता है। ये बायोमेट्रिक का अटेंडेंस ना सबसे लेट गवर्नमेंट सेक्टर में लगा है, सबसे पहले प्राइवेट में लगा है। समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटी सी। AI इंडस्ट्री 4.0, मेरे को नहीं पता आप लोगों को किसी को इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन प्राइवेट में हुआ है, प्राइवेट कंपनीज में, इंडस्ट्री 4.0 का। तो लेकिन दो चीजें, ब्रांडिंग और स्पेशलाइजेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी तुम्हें प्राइवेट पैसा देगा, नहीं तो प्राइवेट तुम्हें पैसा नहीं देगा। अब सोचो जिस चेनाब ब्रिज के ऊपर जिन प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स ने, स्कॉलर्स ने काम किया होगा, मास्टर्स या PhD स्कॉलर्स ने काम किया होगा, उस कंपनी ने उनको सभी को हायर कर लिया है। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर किसी के लिए होता है, क्योंकि जब तुम मास्टर्स या PhD कोर्सेज के लिए जाते हो तो तुम ऐसे टॉपिक पे काम करते हो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, अपनी तरफ से बनाई हुई प्रॉब्लम्स नहीं है। मे बी आपके प्रोफेसर ने आपकी हेल्प ली होगी किसी डिजाइन वर्क में, मैं जूम कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता लिया कि नहीं लिया, लेकिन मास्टर PhD प्रोजेक्ट तो टोटली रिसर्च वर्क से रिलेटेड है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, समझ पा रहे हो? जैसे यही मैंने तुम्हें बोल दिया, आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है कि कोई भी बिल्डिंग अब नहीं बनाओ, ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे बनाओ। ट्राई सिटी के अंदर मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला में कंपलसरी है कि आपको अगर कोई नया घर बनाना है तो उसमें सोलर सिस्टम लगेगा ही लगेगा, इतने एरिया के हिसाब से, इतने मेगावाट का आपको जो है, इतने किलोवाट का आपको लगाना ही लगाना है। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? एनर्जी साइंस एक बड़ा जबरदस्त डोमेन है, स्पेशलाइजेशन एनर्जी के अंदर, और सर ने मेरे को बताया वो एनर्जी में ही काम करते हैं। स्पेशलाइजेशन एनर्जी, मास्टर्स इन स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी साइंस, बहुत ज्यादा नीड है इस टाइम पे कंट्री को। और अगर तुम उसके एक्सपर्ट हो जाते हो, बहुत कंपनीज हैं जो प्राइवेट में पैसा दे रही है, तुम्हें पैसा देने को रेडी है, पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां पे उस तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है, राइट? अब पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं, कितने पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर रफली? अच्छा, ये मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ तो देखे सुने होंगे आप लोगों ने, है ना? इसरो, DRDO, BRC, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट वाला होता है 7 पे कमीशन के हिसाब से, लेकिन बाकी सभी में जो पे स्केल है वो ये है। 3 कैटेगरीज हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। महारत्ना पब्लिक सेक्टर का सैलरी सबसे ज्यादा है, 18, 20, 22 लाख का, और 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर। और यहां पे कुछ है कि मैंने नाम लिखे हैं। HAL क्या है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उसके बाद HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप लोग तेल डलवाते हो डेली, राइट? HPCL महारत्ना, ऑयल इंडिया महारत्ना, ONGC महारत्ना, BHEL महारत्ना। उसके बाद आपका आ गया IOCL महारत्ना, पावर ग्रिड महारत्ना, NTPC महारत्ना, गेल महारत्ना, सेल महारत्ना, कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना। 14 महारत्ना कंपनीज है इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर, जिसका सैलरी 18, 20, 22 लाख का है।
तुम्हारी गवर्नमेंट में जेईई की सैलरी से 4 टाइम्स है, और क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है तो जॉब सिक्योरिटी इज एज गुड एज दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और फैसिलिटीज उससे कहीं ज्यादा पब्लिक सेक्टर के अंदर, राइट। अब इसमें एंट्री करने के 2 तरीके हैं, विद गेट एंड विदाउट गेट। ये मैंने 3 लाइनें बनाई हैं विदाउट गेट की, ये 2 बनाई हैं विद गेट की। कितने पब्लिक सेक्टर है इंडिया में? 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं, जिसमें 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें 40 से 50 ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जो हर साल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो अदर देन गेट एग्जाम आप लोग कम से कम 25 से 30 पीएसयू अलग से जो अपना टेस्ट देते हैं वो अपना एग्जाम तुम लिख सकते हो, जिसमें से कुछ है, क्योंकि मैंने नाम लिखे, ये कुछ एक लिखे हैं मैंने। ये आ रही है बात समझ नहीं आ रही है, राइट। तो पीएसयू में एंट्री के 2 तरीके, विद एंड विदाउट गेट। अब इसमें क्या है, जब देखो जब भी तुम किसी भी अच्छी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, वो तुम्हारी 2 चीजें चेक करेगा, 2 चीजें चेक करेगा। क्या? तुम्हारा नॉलेज, दूसरा तुम्हारा सुटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। मतलब समझ पा रहे हो उसका? सुटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। एग्जांपल, मेरे को टीचर का रिक्रूटमेंट करना है। अब टीचर का रिक्रूटमेंट करना है तो 2 स्किल रिक्वायर्ड है उसके लिए। क्या बताओ, क्या क्या होना चाहिए एक अच्छे टीचर के अंदर? सबसे पहला, यस वेरी गुड थिंग बोली इन्होंने, सबसे पहली चीज, लेकिन जो पहली चीज है वो है नॉलेज। अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने बोला, टीचिंग स्किल। अब टीचिंग स्किल में क्या क्या आ जाता है? टीचिंग स्किल में क्या क्या आ जाएगा? बोर्ड पे बोर्ड मैनेजमेंट, उसकी राइटिंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जेस्चर पोस्चर, आता नहीं आता सारा ये? उसका कॉन्फिडेंस लेवल आता नहीं आता सारा ये? अब अगर मैं वहां पे एक चेयर लगा के यहां बैठ के अगर यही चीजें बोलना स्टार्ट कर दूं, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। लेकिन मैं जो हाथ मूवमेंट कर रहा हूं, इधर आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, इससे तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ता है, फोकस बनता है तुम्हारा कि अच्छा टीचर उधर चला गया, अच्छा टीचर उधर चला गया, अच्छा टीचर चला गया, अब वहां चला गया, ये पॉइंटर लग रहा है। ये सारे टीचिंग स्किल के पार्ट होते हैं। तो अब मेरे को अगर टीचर का रिक्रूटमेंट कर रहा है तो मैं उसका नॉलेज चेक करूंगा और उसका टीचिंग स्किल चेक करूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करना है, अगर मेरे को मार्केटिंग के लिए रिक्रूटमेंट करना है, अगर मेरे को सेल्स के लिए रिक्रूटमेंट करना है, अगर मेरे को प्रोडक्शन के लिए रिक्रूटमेंट करना है, अगर मेरे को क्वालिटी के लिए रिक्रूटमेंट करना है, तो मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अकॉर्डिंगली होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? नॉलेज तो चेक करना ही करना है। नॉलेज चेक करने का क्या तरीका है? नॉलेज कैसे चेक हो सकती है? हाँ जी, कैसे चेक कर पाऊंगा मैं किसी का नॉलेज? एग्जाम से, रिटन एग्जाम से नॉलेज चेक हो सकती है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर और उस जॉब के लिए सुटेबिलिटी, वो कैसे चेक कर पाऊंगा मैं? इन चीजों से। ये 4 चीजें हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू, ये होते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। लेकिन सभी में सब कुछ नहीं होते हैं। इंटरव्यू तो हर किसी में होता है, लेकिन 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है और जिसमें 40 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। को बता सकते हैं? नहीं। 3 पब्लिक सेक्टर, 2 महारत्ना। सबसे पहला कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरे नंबर पे एनटीपीसी। ये दोनों महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं, इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं। तीसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जेई का जॉब, जूनियर एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा जो मैंने तुम्हें बताया, अगर विद गेट हो रहा है तो वो रिटर्न नहीं लेगा, क्योंकि गेट एग्जाम के थ्रू उसका नॉलेज चेक हो गया, उसका शॉर्टलिस्टिंग हो गया। उसके बाद ये किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। जैसे आईओसीएल, सेल, ये सब कुछ करवाती है। जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू सब कुछ करवाएगी 3 मिनट का। यहां पे टोटली डिफरेंट है। जितने एग्जाम विदाउट गेट होते हैं वो सारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज सेम जो तुम्हारी जेईई की तुम लोग तैयारी करते हो। उसमें रिक्वायरमेंट है एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम, और कैलकुलेटर अलाउड। प्रोफेशन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, और एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है कि जिसके थ्रू तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस कंट्री की डेवलप है। अपन कहते हैं कुछ कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, बहुत कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, यूरोप सारा डेवलप हो चुका है, वेस्टर्न मेजॉरिटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन
कि ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान इंडिया नेपाल या ये जो अपने ईस्टर्न वाला पार्ट है वो इतना डेवलप नहीं हुआ ਹੁਣ अगर आपको कहने की कोई कंट्री डेवलप्ड है अगर मैं कुछ कंट्री के नाम लवा जिਵੇਂ यूएसए वगैरह हो गया इजराइल वगैरह हो गया या ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ वगैरह की गल करनी है तो ਆਪਾਂ कहने कंट्री डेवलप्ड है ਉੱਥੇ रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं जो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सी लेकिन ਹੁਣ अगर सपोज मैं क्यों एक काम बार-बार बोलूंगा डेवलपमेंट दी या टेक्नोलॉजी दी क्योंकि जब तक ਆਪਾਂ चीज़ों ਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं बनाएंगे ना यार जब तक अपनी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज से नहीं हटेगी उन्नी देर तक आप हमेशा डेवलपिंग वाली स्टेज ही देंगे क्योंकि